जय हिंद एवरीवन। यार सिर्फ जय हिंद ही नहीं, अ वेरी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, कॉन्फिडेंशियल एंड अ वेरी इनक्रेडिबल जय हिंद टू एवरीवन। मतलब पुराने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे उनको तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, मगर फाइनली ND2 2024 में झंडे गाड़ने के बाद हियर योर GED एजुकेटर कपिल भैया, फाइनली वी हैव टेकन अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू कम बैक अगेन फॉर एकलव्य बैच फॉर ND1 2025। बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी हमारी ND2 2024 की रही थी। ठीक है, वहां पर एकदम बढ़िया तरीके से झंडे गाड़ दिए थे, बहुत ही बढ़िया इनक्रेडिबल रिजल्ट्स वहां पर दिए। उसके बाद ND1 2025 के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि भैया GED की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी यूट्यूब पर। सो फाइनली टाइम आ चुका है एकलव्य बैच शुरू करने का। स्टार्टिंग में यार कुछ मैं यूजुअली प्रेफर करता हूं अपना इंट्रोडक्शन खूब एलोंगेट वे में देने का, ना देने का, सॉरी, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है वो जो चीज है, ये पर्टिकुलर चीज उतनी ऐसे तुम्हारे लिए बेनिफिशियल और फ्रूटफुल तो है नहीं। मगर क्योंकि ये पहला वाला सेशन है इसलिए मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। ये जो एकलव्य बैच है, ठीक है, ये कंप्लीट बैच है जो कि यूट्यूब पर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहां पर मैथ्स और GED का यहां पर कंप्लीट सिलेबस आपको हम लोग करवाने वाले हैं। मैथ्स विल बी टेकन बाय नरेंद्र सर एंड GED विल बी टेकन बाय योर कपिल भैया। ठीक है, काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है आपके लिए। GED की वीक में दोबारा आपको यहां पर क्लासेस देखने को मिलेंगी। पहली आज जो कि आपको मिल रही है, मतलब कि वेडनेसडे को, एंड सेकंड क्लास विल बी ऑन सैटरडे। सैटरडे को आप इजीली यहां पर क्लास ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि सैटरडे के बाद तो संडे होता है ना, तो एक क्लास सैटरडे को ले लो, संडे, मतलब इजीली आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है, बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग हमारा पूरा सिलेबस यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ भी बताने की मेरे को जरूरत है नहीं है सच, मगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यहां पर नए स्टूडेंट्स होंगे जिनको बिल्कुल बताने की जरूरत है। ठीक है, तो एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा, वी आर गोइंग टू फॉलो द डायरेक्ट वे। मतलब ये सीन क्या है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, ये एक ऐसा सीन है जिससे ना, मैं सही बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट जो कि NDA को एम कर रहे हैं, वो कौन सा साइंस के स्टूडेंट है, जिन्होंने ज्योग्राफी में एज सच उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर मैं सही बता रहा हूं, मेरे से पढ़ने के बाद ना मोस्टली स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आ जाता है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि यार ये एक ऐसा तरीका है जिससे ना सिर्फ मैंने अपना NDA का एग्जाम क्लियर करा था, मगर मैंने भी दूसरों का NDA का एग्जाम क्लियर करवा के अच्छे खासे सवाल ज्योग्राफी में फुड़वाए हैं। ठीक है, तो यहां पर यदि मैं पर्टिकुलर ज्योग्राफी की बात करूं ना, तो एकदम डायरेक्ट वे अपन फॉलो करने वाले हैं। वी आर नॉट गोना बीट अराउंड द बुश, यहां वहां की फालतू बातें नहीं करेंगे। जो एक्चुअली में जहां से सवाल पूछा जाता है, ऐसा नहीं, वो एक्चुअली उन्हीं को हमको एम करना है। ऐसा नहीं है कि इनकम्प्लीट सिलेबस आपको करवा दूंगा, नहीं, कंप्लीट सिलेबस करेंगे। मगर जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज ज्यादा ट्रेंडिंग में है, जिसको एक्चुअली में कहा जाता है कि आइडियल वे टू प्रिपेयर फॉर UPSC NDA एग्जाम, वो यहां पर करवाया जाएगा। नो मैटर आप आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, मैथ से हो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मेरा एम है ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हो आपको एक इंटरेस्ट आना चाहिए, और इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि लो लेवल से आपको उठाकर खत्म कर दिया। सारी चीजें एक बढ़िया लेवल पे आपको पहुंचाई जाएंगी। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे, जो जितनी भी चीजें हैं यहां पर बताई जा रही है, ये पूरे प्रॉपर सेशंस आपको टाइमली, कंसिस्टेंटली आपको देखने को मिलेंगे। इतिहास के पन्ने उठाकर देख लो, जितने भी सेशंस लगाए गए हैं सारे बढ़िया गए। ठीक है, सवाल वहां से पूछे गए हैं। तो यहां पर पर्टिकुलरली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। बहुत ही कम सेशन में मैं ट्राई करूंगा इसको खत्म करने का, और बढ़िया तरीके से अपन खत्म करेंगे। मेरे को बहुत अच्छे से पता है मोस्टली लोग 12th पेरे होंगे, कुछ का कॉलेज स्ट्रिक्ट होगा, धीरे 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 करके पढ़ाना, दैट्स नॉट माई वे। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ना चाहिए कि एक्चुअली में आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, उसी तरीके से अपन पूरा ये जो टॉपिक है अपन कंप्लीट कर देंगे जियोमॉर्फोलॉजी का। एक सेशन में नहीं करेंगे, टाइम लगेगा, 3 से 4 सेशन यहां पर लगने वाले हैं बड़ी तरीके से कंप्लीट करने के लिए। मगर यहां पर अराउंड 20% ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी में आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। ठीक है, ये वाले सेशन में। तो ये सारी चीजें आपको, बस मैं स्टार्टिंग इससे करूंगा कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं। देखो, डायरेक्टली यदि मैं आपको बताऊं ना ज्योग्राफी क्यों पढ़ना है, मैं कोई भी चीज, अब देखो ये तो कोई लाइव क्लास तो है नहीं, ठीक है, गूगल मीट वाली क्लास है नहीं कि मैं आपसे पूछूं आप मेरे को बताओ, दैट्स नॉट वेरी इंटरेक्टिव क्लास। बट फ्रॉम माई साइड आई वुड ट्राई टू बी सो मच इंटरेक्टिव विद माई डायरेक्ट वे। देखो, ज्योग्राफी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ओवरऑल यदि आप वर्ल्ड में देखोगे ना, बहुत सारे डिफरेंस है। भाई तू जहां रह रहा है ना, वहां का क्लाइमेट अलग है, मगर जहां पर तेरे मामा का बेटा रह रहा है वहां पर क्लाइमेट अलग है। मतलब यदि और भी आप देखो ना, जहां पर आप रह रहे हो वो चीज अलग है। आपका जहां पर कॉलेज है, किसी का कॉलेज ऊपर है, फॉर एग्जांपल किसी का NIT जलंधर है, और दैट पर्टिकुलर गाय बिलोंग्स टू मुंबई, तो जलंधर और मुंबई का क्लाइमेट अलग होगा। सो इट्स ओनली अबाउट द क्लाइमेट डिफरेंस। नो सर, मतलब सिर्फ क्लाइमेट ही अंदर नहीं, क्लाइमेट ही डिफरेंट नहीं है, सॉइल भी हो सकती है, एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेरिक की प्रोसेस भी डिफरेंट हो सकती है, मतलब कल्चर भी डिफरेंट हो सकता है, मिनरल्स जो पाए जाते हैं वो अलग हो सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अवेलेबिलिटी, अकरेंसेस, नेचुरल रिसोर्स, मल्टीपल थिंग्स यहां पर अलग अलग है।
तो वही चीज तो है, इन्हीं जो डिफरेंसेस हैं, इन्हीं डिफरेंसेस की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं डिफरेंसेस की स्टडी को ज्योग्राफी कहा जाता है। बस ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो मैंने बता दिया उसी को फॉलो करेंगे। तो आई होप ये चीज तो मैं हर बार बोलता हूं यार, कि आप नीट जेई सीएस का एस्पिरेंट नहीं हो, यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट। देयर मस्ट बी द फायर इन द बेली एंड द पैशन इन द हार्ट। ठीक है, चीजें होना चाहिए। और यदि आप एक बिगिनर हो, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा भाई, ठीक है, इफ यू आर अ बिगिनर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। You are not just a beginner, you are a winner. Why is the reason? Because already you have taken the initiative. And if you are a beginner, you must say to yourself, I embrace what's behind me. I am grateful for where I am now. And I'm excited. And I'm damn excited for where I am going. जहां मैं जा रहा हूं उसके लिए बहुत excited हूं। और मेरे से यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पूरा सिलेबस, जीएडी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो ना, मैं सही बता रहा हूं, आपकी जो जर्नी है ना, आपके जो रास्ते हैं, बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल होने वाले हैं। Like you won't even realize how hard you're working because you will be liking my way. ठीक है, you will actually fall in love with the way of teaching, with the way of learning, not only geography but it will be of everything, physics, chemistry, bio। आगे बढ़ता है, ठीक है। तो तीन प्रकार यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है जियोमॉर्फोलॉजी, एक होता है क्लाइमेटोलॉजी, एक होता है ओशिनोग्राफी। भैया नाम सुनकर ही हम लोग घबरा गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मतलब लैंड की स्टडी को जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, एयर की स्टडी को क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं, वाटर की स्टडी को ओशिनोग्राफी बोलते हैं। मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और अपन लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, तीनों की स्टडी अलग अलग होती है ना, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी। बस ठीक है, ये सवाल नहीं पूछेगा, ये तो आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। फिजिकल ज्योग्राफी से कितने सवाल आते हैं भैया, लगा लो आप 8 से 9 सवाल। ठीक है, 8 से 9 सवाल डायरेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट वाले सवाल पूछ रहे हैं, तो अब आप वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले जाओगे, हो जाएगा काम ना। एक डेडिकेटेड कोर्स फॉलो करना पड़ेगा, मतलब एक डेडिकेटेड एजुकेटर को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे को फॉलो करते हो, एकदम गारंटी दे रहा हूं आप डील कर लोगे भाई, बिल्कुल सारे सवाल कर दोगे। अब यहां पर आगे देखो, ठीक है, बिल्कुल भी मतलब आपको ये चीजें रेफरेंस बुक हैं एंड ऑल दैट है ना, इनके ऊपर आपको सोचने समझने की ज्यादा ऐसी जरूरत नहीं है, बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। बस सेशन में आप एक्टिव रहो और इसमें पार्ट लो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। ठीक है, यहां पर देखो, ये पूरा आपका सिलेबस होने वाला है जियोमॉर्फोलॉजी का। सर आप इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार, पहला सेशन है। ठीक है, पहले ही सेशन में शुरू कर दूंगा तो तुम लोग क्या बोलोगे कि सर आप तो इतना वैसा पढ़ाते हो कि सीधे मतलब जैसे निकलता है ना AK-47 से बुलेट निकल गई, शुड नॉट बी लाइक दैट। ये पूरा सिलेबस है ना सर, हम तो देखकर डर गए भाई। ये डरने वाली चीज बस आपको इंडेक्स दिखाई देती है। ठीक है, ये डिपेंड तुम्हारे ऊपर भी नहीं करता है, ये डिपेंड करता है एजुकेटर के ऊपर कि चीज को कठिन बनाना है या आसान बनाना है। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, जैसे ही आप पढ़ोगे, ये टॉपिक्स कंप्लीट करोगे, आज एक सेशन पूरा लगाकर देखो, नहीं आपको मैंने ऑब्सेशन फील करा दी ज्योग्राफी के लिए, तो मेरा नाम कपिल गौर नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्टिंग विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं यार। पूरी अर्थ है तो स्टार्टिंग विद यूनिवर्स ना, मतलब ओवरऑल मतलब चीजें चल रही हैं, मतलब सारी चीजें चल रही हैं, उसमें एक बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा यूनिवर्स ही है ना, उसके अलावा क्या ही है, टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, सारी चीजें इसमें आ रही हैं। तो मेरे भाई ऐसा है, प्लैनेट के बारे में आपको पता है। ठीक है, प्लैनेट के बारे में आपको पता है, ये जो प्लैनेट्स हैं इनसे मिलकर क्या बनता है, सोलर सिस्टम बनता है। ठीक है, जितना भी सोलर सिस्टम है ये प्लैनेट से मिलकर बनता है। हमारे प्लैनेट में, हमारे सोलर सिस्टम में आठ प्लैनेट है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आगे याद करवा दूंगा, डोंट वरी। अब यहां पर ये जो सोलर सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी से मिलकर क्या बनता है, यूनिवर्स। सो यूनिवर्स मतलब सारी चीजें भाई, टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। इसमें सारी कैलेस्टियल बॉडीज होती है, जैसे स्टार्स, सन, अर्थ, डस्ट, कॉमेट, ये सारी चीजें होती है। कैलेस्टियल बॉडीज मतलब ऐसी बॉडी जो कि यूनिवर्स वगैरह, ऊपर स्पेस एंड ऑल से रिलेटेड हो, तो इनको हम कैलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर यूनिवर्स में होती है। अब यूनिवर्स बना कैसे सर, ये भी तो पता होना चाहिए। यूनिवर्स बना है हमारा बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी फेमस थ्योरी है जो कि ये बताती है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन बिग बैंग थ्योरी से हुआ। सर नाम से तो ऐसा पता चल रहा है कि बैंग का मतलब है फटना, एक्सप्लोजन होना, और बिग मतलब खूब बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। यू आर गोइंग इन द राइट वे इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस। ठीक है, ऐसा सोच रहे हो तो एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, अब कैसा है बिग बैंग थ्योरी में आपको बताऊं। देखो, एक छोटी सी बॉल थी, मतलब इसका मतलब क्या है सर, ये छोटी सी बॉल है, मतलब आपका मतलब ये है कि यूनिवर्स था ही नहीं, एक तो छोटी सी बॉल थी। हाँ जी, छोटी सी बॉल थी, इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा थी और इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, डेंसिटी ज्यादा थी, टेम्परेचर ज्यादा था, इतना टेम्परेचर ज्यादा हुआ, तो ये जो बॉल है ना, ये फट गई, ये बॉल फट गई, और ये बॉल फटने के बाद एक्सपांड हो गई। एक्सपांड होने के बाद हमारा अलग अलग पूरा का पूरा यूनिवर्स बन गया। मजा आया? बिल्कुल सर, मजा आ गया। ठीक है, देखो मैं तुम्हारे को एक बात बता रहा हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम डायरेक्ट है। ठीक है, एकदम डायरेक्ट है, फालतू की चीजों के ऊपर टाइम वेस्ट मत करो मेरी जान। ठीक है, तुम्हारा पेपर निकालना है, तुम्हारे को PhD नहीं करनी।
ठीक है, तुम्हारे को मैं तो सही बता रहा हूं, मैं खुद लिमिटेड चीजें पढ़ता हूं ताकि लिमिटेड चीजें पढ़ाऊं ताकि एग्जाम में वही आए। एग्जाम ऑलरेडी तुम 12th में हो, ऑलरेडी कॉलेज का बोझ ले रखे हो, क्यों तुम्हारे को इतना दुनिया जहान का इतना सब कुछ करना है? वो पढ़ो जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये है बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी क्या होती है यहां पर पढ़ते हैं, इसको एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जिसके ऊपर डिबेट आर्ग्यूमेंट्स करे जा सकते हैं, जो इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, जो कि एक्चुअली में सही और गलत हो सकती है ना, सही चीज के ऊपर ही डिस्कशन करा जाता है ना। तो पहला जो एविडेंस है बिग बैंग थ्योरी का ये दिया था एडविन हबल ने, और जॉर्ज लेमाइटर ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। अब कई लोग होंगे बोलेंगे अलग अलग है, मगर बिग बैंग थ्योरी का पहला एविडेंस एडविन हबल ने दिया था। और मेरे नोट्स में ये जितने भी पॉइंट आपको मिल रहे हैं ना, दे हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट ओनली ऑफ यूपीएससी एनडी ओनली, बट सीडीएस और सिविल सर्विसेज एग्जाम और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम के जितने भी वहां पर जो टॉपिक्स पूछे गए ना, जो स्टेटमेंट्स पूछी गई है, वो यहां पर आपको दिखेंगे। ये जितने भी मैटर हैं एक सिंगल वॉल से मिलकर बने थे, जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर था, डेंसिटी ज्यादा थी और वॉल्यूम कम था। आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले ये जो टाइनी बॉल है ना, ये फूट गई, और फूटने के बाद क्या हुआ, एक्सप्लोड होने के बाद ये एक्सपांड हो गई। अब आज भी जो इसका एक्सपेंशन है ना, आज भी चल रहा है। और जो पहला एटम बना था, ये बना था सर 3 मिनट में, मतलब 3 मिनट में जो पहला एटम है ये बनकर तैयार हो गया था। तो पुराना यूनिवर्स जो आप देखोगे ना, ये डेंस था, मतलब बहुत ज्यादा डेंस था, मगर अब कैसा है, ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है, देखो यदि मैं आपसे बात करूं पुराना यूनिवर्स ये है, ऑरेंज कलर का बलून इज द पुराना यूनिवर्स। तो यहां पर एक गैलेक्सी ये है, एक गैलेक्सी ये है, और एक गैलेक्सी ये है, एक ये है, एक ये है, यही अब ये कैसा हो गया, एक्सपांड हो गया। तो ब्लू वाला बलून इज द न्यू यूनिवर्स। तो यहां पर जो एक गैलेक्सी ये है, एक चली जाएगी यहां दूर, एक यहां चली जाएगी, एक यहां चली जाएगी और एक यहां चली जाएगी। पहले पार्टिकल पास पास थे, अब चले गए दूर दूर, मतलब गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस अब दूर हो गया। इसका मतलब है हमारा जो यूनिवर्स है ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, इट वॉज ऑल अबाउट बिग बैंग थ्योरी। क्वेश्चन करते प्रीवियस क्वेश्चन, एक एनडी का है, एक सीडीएस का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द यूनिवर्स ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का ओरिजिन बताने वाली थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है ना, कि बिग बैंग। ठीक है, हु गेव द फर्स्ट एविडेंस ऑफ बिग बैंग थ्योरी, पहला एविडेंस किसने दिया बिग बैंग थ्योरी का? मैंने बोला था ना, ऊपर जो पॉइंट है वो एग्जाम से रिलेटेड है, तो पहला दिया है एडविन हबल ने। एडविन हबल वाज दैट गाय हु गेव द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, अब आगे बढ़े। गैलेक्सी, ये गैलेक्सी वगैरह तो कितनी बढ़िया सुंदर दिखती है यार, उतनी ही सुंदर ये टॉपिक है। गैलेक्सी बनी कैसे, अपन ये बात करते हैं। देखो गैलेक्सी क्या होता है, बहुत सारे स्टार, डस्ट, कॉमेट्स, ठीक है, इन सभी एंड देयर सोलर सिस्टम, इन सभी का कलेक्शन को गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है, ये जो गैलेक्सी है ये ग्रेविटी के द्वारा है, मतलब ग्रेविटी के द्वारा वहां पर मतलब होल्ड करी जाती है, मतलब ग्रेविटी ने ही इसको होल्ड करके रखा है। ग्रेविटी नहीं होती तो गैलेक्सी नहीं होती। हमारी जो गैलेक्सी है इसका नाम है मिल्की वे, कितना बढ़िया नाम है, मिल्की वे। और ये एक स्पाइरल गैलेक्सी, मतलब ये गोल गोल, ठीक है, गोल गोल है ये गैलेक्सी, स्पाइरली है। इसके बीच में ना एक ब्लैक होल है भाई, ठीक है, जो कि खुद में ही टूटा हुआ है, ब्लैक होल है। और जो ब्लैक होल एट दी सेंटर, जो सेंटर में ब्लैक होल है, इसको सैजिटेरियस कहा जाता है, इट्स कॉल्ड सैजिटेरियस। अब मेरी बात सुनना, ये जो ब्लैक होल है ना, इसकी भी जो ग्रेविटी है वो इनफाइनाइट है और डेंसिटी भी इनफाइनाइट है। डेंसिटी भी बहुत, यार कोई भी चीज ऐसे एकदम दबी हुई है, ऐसा अंदर ही अंदर प्रेशर लग रहा है, पतली है, तो उसमें डेंसिटी ज्यादा है, वही चीज यहां पर है, और इसका रेडियस बहुत कम है। अब यदि अपन बात करें कि हमारे अर्थ से सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा नियरेस्ट गैलेक्सी है और ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता हो गया। यदि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एनडीए के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है ये 1954 7 दिसंबर को कमीशन हुई थी, मगर ऑफिशियली फॉर्मली इनॉग्रेट कब करी गई थी, जनवरी 16 1955, 1955 में 16 जनवरी को करी गई थी। ठीक है, अब बाकी की इंफॉर्मेशन आप पढ़ लेना। यहां पर देखो गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, देखो मैं आपको बता रहा हूं। स्टार्टिंग में क्या था सभी को पता है, स्टार्टिंग का जो मतलब अर्ली यूनिवर्स था, सारी चीजें जो मास और मैटर थे ना, दे वर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, कहीं पर ज्यादा थे कहीं पर कम था, मतलब मास कहीं पर ज्यादा था कहीं पर कम था। तो भाई मैटर में यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर है ना, इसमें क्या था, इसमें था डिफरेंस। इसमें डिफरेंस है तो पक्की बात है सर कि मास में डिफरेंस होगा। तो अब ये जो मास में डिफरेंस है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, तुमको पता है ग्रेविटी मास के ऊपर डिपेंड करती है, तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी के ऊपर भी डिफरेंस होगा। सर ग्रेविटी कैसे करती है यार, G = gm/r², तो ये मास के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। तो अब यदि मास में चेंज है, मतलब ग्रेविटी में चेंज आया, तो कहीं ना कहीं पक्की बात है ग्रेविटी कहीं पर ज्यादा होगी। तो ग्रेविटी की वजह से चीजें पास आती हैं, तो इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर, मतलब इसने क्या करा, इस ग्रेविटी की वजह से चीजें पास पास आने लगी, इसकी वजह से गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है,
तो इसी की वजह से गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, और गैलेक्सी बहुत दूर दूर है। अब गैलेक्सी दूर है तो इसका डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? किलोमीटर में क्या, ना ना ना, इसको मेजर करेंगे लाइट ईयर में। ठीक है, लाइट ईयर में मेजर करते हैं। अब यहां पर ध्यान से सुनना, एक गैलेक्सी है, ये कैसे बनती है? हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होती है, एक बड़ा सा क्लाउड बनाती है जिसको बोलते हैं नेबुला। मतलब हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हुई, इकट्ठी हुई, इकट्ठी हुई, इकट्ठी हुई, इन्होंने बना लिया क्या? इन्होंने बना लिया नेबुला। ठीक है, व्हाट दे हैव फॉर्म? दे हैव फॉर्म नेबुला। अब ये जो नेबुला है ये क्या बना लेता है? क्लम्स ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस के क्लम्स बना लेता है, और ये जो क्लम्स है ना, दे विल राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार, और यही स्टार बनाएंगे। तो सर ये स्टार, आप तो बता रहे थे गैलेक्सी का फॉर्मेशन, मेरे भाई स्टार से ही तो मिलकर गैलेक्सी बनेगी। तो अब तुमने बता दिया कि स्टार कैसे बन रहे हैं? स्टार बन रहे हैं नेबुला से। ठीक है, नेबुला कैसे बन रहा है? जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो रही है? इकट्ठी हो रही है, जिसकी वजह से बड़ा सा क्लाउड बन रहा है जिसको नेबुला कहा जाता है। इस नेबुला की वजह से ये क्या बन रहा है? धीरे धीरे करके गैशियस बॉडीज बन रही है, जिसकी वजह से स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहां पर देखो, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल है भाई एक स्टार है जो कि खुद में टूटा हुआ है, कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ एंड हैज अ लार्ज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जिसमें लार्ज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो जेंटलमैन, दीज स्टार्स रिक्वायर्स प्री रिक्विजिट दैट वी हैव डिस्कस्ड। मतलब ये डिस्कस करे थे हमने बैच में। ठीक है, मार्शल बैच में क्या प्री रिक्विजिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट मैं तुम्हारे को बता दे रहा हूं, कंसिस्टेंसी। ठीक है, यदि आप यहां पर सेशन देख रहे हो तो पहला सेशन देखकर छोड़ मत देना, सारे सेशन कंप्लीट करने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने, तो ही आपके फेवर में चीजें जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर देखो स्टार्स, स्टार्स कैसे मिलकर बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे डू हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। एक बात बताओ, स्टार्स हैं, रात में चमकते हैं, क्या रात में सन, दिन में, एक बात बताओ, दिन में यदि ये दिन में चमकते तो ये सन की वजह से चमकते, मतलब सन ने इनको लाइट दी। क्या रात में सन होता है क्या? सर रात में सन नहीं होता है, फिर भी ये चमकते हैं, मतलब सन लाइट नहीं देता है उसके बाद भी कोई चीज चमक रही है, मतलब दे डू हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, खुद का लाइट होता है इनके पास। जब ये मिलते हैं ना, स्टार्स मिलते हैं, तो इनका कुछ पैटर्न बनता है जिसको कहा जाता है कॉन्स्टलेशन। दे आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। एक फेमस कॉन्स्टलेशन है जिसको अर्सा मेजर या बिग बियर कहा जाता है, 7 तारों से मिलकर बनता है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 तारों से मिलकर ये बनता है, और आखिरी के 2 से जब मिलाओगे ना तो यहां पर क्या निकलता है? यहां पर एक ये है जो पोल स्टार है, नॉर्थ स्टार जिसको कहा जाता है, ये बताता है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, इसको सप्तऋषि कहा जाता है या अर्सा मेजर। मतलब अर्सा मेजर सप्तऋषि क्या बनाता है? अर्सा मेजर लगभग सेम ही है, एक दूसरे के सबसेट है, सेम ही बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इट वॉज ऑल अबाउट स्टार। ये मैं तुम्हारे को जो पढ़ा रहा हूं ना भाई, एकदम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसी चीजें हैं आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो। अब सन है, सन इज अवर नियरेस्ट स्टार, पता है आपको, सबसे करीबी स्टार सन है, और सन हमारा एक नियरेस्ट स्टार है, मतलब स्टार है। ठीक है, अब सभी को ऐसा लगता है जैसे ये सन है, सन के अराउंड अर्थ घूमती है, मगर सन भी किसी के अराउंड घूमता है, वो जो कि है गैलेक्सी। इसको कहा जाता है गैलेक्टिक रेवोल्यूशन। सन बहुत ही गर्म गर्म गैसेस से मिलकर बना हुआ है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, इन हॉट गैसेस से मिलकर सन बना हुआ है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन है ना, ये होता है भाई हीलियम में चेंज। प्रोटॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वायलेंटली कोलाइड इन सन के कोर, और फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? दे फ्यूज टू फॉर्म द हीलियम एटम्स। तो यहां पर ये हीलियम एटम्स क्रिएट करते हैं। तो अब ये 3 चीजें याद कर लेना, मतलब कि अर्थ से कितना डिस्टेंस है सन का? ये है 150 मिलियन किलोमीटर। डेंसिटी कितनी है सेंटर से? ठीक है, सन की वो है 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज कितनी है? 5 बिलियन ईयर्स अप्रॉक्स, और टेम्परेचर कितना है? 5800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो जेंटलमैन, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। ठीक है, आपको वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, यहां पर आगे बढ़ो। ठीक है, सोलर सिस्टम, यहां पर आपको सोलर सिस्टम में ये जो 4 प्लैनेट हैं ये अलग दिख रहे होंगे, ये जो 4 प्लैनेट हैं ये अलग दिख रहे होंगे। ठीक है, इसमें प्लूटो को हटा दीजिए, 4 अलग 4 अलग। 4 जो अंदर वाले हैं, है ना, इसके बाद आपको यहां पर एक बेल्ट दिखेगा, 4 ये है, इसके बाद एक बेल्ट मिलेगा। ठीक है, 4 के बाद बेल्ट, फिर 4 के बाद बेल्ट। तो क्लियरली जेंटलमैन, इफ यू लुक एट हियर, ठीक है, 8 प्लैनेट है, 4 + 4 = 8। तो जो 4 प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये इनर प्लैनेट है ना, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। सन से काफी करीब है, छोटे हैं और रॉकियर। क्लियरली समझ में आ रहा है? अब आता है यहां पर एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट पता कैसे बना? जब इनर प्लैनेट का फॉर्मेशन हो रहा था, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसकी वजह से जो डेब्रीज इकट्ठा हुआ, जो सेडिमेंट्स, पेबल्स इकट्ठे हुए, वहां पर एक एस्टेरॉइड बेल्ट बन गया। इसके बाद 4 प्लैनेट आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आउटर प्लैनेट है, जो भी इन प्लैनेट्स कहा जाता है, ये काफी दूर है, कैसे? सन से।
और बड़े भी हैं और गैसेस भी हैं। ये पथरीले हैं मगर ये गैसेस हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो कुछ बढ़िया सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, ठीक है। माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व दिस नूडल्स, यहां पर है सन। ये ट्रिक ये बताती है कि कौन सा प्लैनेट सन से कितना दूर है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दैट्स इट, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दिस इज द ट्रिक, ठीक है। ट्रिक है कि कौन सा प्लैनेट कितना दूर है। अब यदि आपको साइज का ऑर्डर पता करना है, साइज कि साइज में कौन सा बड़ा है, तो मेरी बात सुनो, कुछ मत करना, वही सेम ऑर्डर यहां लिखो, माई वेरी एलिगेंट मदर, अब जस्ट सर्व्ड एज नूडल्स। आपने कुछ नहीं करना है, 2 रो में लिख लेना है। 2 रो में आपने लिख लिया तो यहां पर इसको ऐसा रो बनाओ, ठीक है। अब कुछ मत करो, ये जो एक एम है इस एम को काटकर इस एम के पास पहुंचा दो, ठीक है। इस एम को काटकर यहां पहुंचा दिया। तो सुनो, अब सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी, ठीक है। उससे बड़ा कौन सा है? मार्स। अब वीनस नहीं है, आपने एम को उठाकर एम के पास पहुंचा दिया, फिर है वीनस, फिर है अर्थ। अर्थ के बाद ऊपर मत चले जाना, यहां से ऐसे जाना है, फिर है नेपच्यून, फिर है यूरेनस, फिर है सैटर्न और सबसे बड़ा प्लैनेट फिर है जुपिटर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, पूरा ऐसा 2 कॉलम में आपको लिखना है। उसके बाद एम को काट के कहां पर पहुंचा देना है? ये एम के पास पहुंचा देना है। तो सबसे बड़ा किंग वो कौन है? जुपिटर, ठीक है। अब यहां पर सर यदि डेंसिटी का बोल दिए फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं यार, डेंसिटी में कुछ नहीं। एक चीज याद रखना कि अर्थ सबसे ज्यादा डेंसर प्लैनेट है। तो अब अर्थ को काट कर कहां लेकर चले जाओ? ऊपर, ठीक है। तो यहां पर 2 का डिफरेंस लिया ना, तो अब जुपिटर को काटो, यहां का 2 का डिफरेंस लेकर कहां चले जाओ? यहां, इस जुपिटर को यहां रख दो। तो अब कॉमन सेंस लगाओ, सबसे डेंसर अर्थ, उससे कम मरकरी, उससे कम वीनस, उससे कम मार्स। अब उससे कम ऊपर मत चले जाना, उससे कम नेपच्यून, ठीक है। उससे कम फिर यहां पर क्या जाएगा? जुपिटर, फिर आ जाएगा यूरेनस, फिर सबसे कम लीस्ट डेंस प्लैनेट सैटर्न। कुछ क्वेश्चन करें? हाँ जी सर, क्वेश्चन करते हैं। विच वन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज लार्जेस्ट इन साइज? सबसे लार्जेस्ट कौन है साइज में? तो लार्जेस्ट इन साइज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये एम के पास जाएगा, तो सबसे कौन होगा? ये अर्थ है, तो ऑप्शन में यहां पर क्या आ गया? अर्थ, ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लार्जेस्ट डेंसिटी? या डेंसिटी तो ऑलरेडी पता है अर्थ की ज्यादा है। ये वाला क्वेश्चन फिर क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द गिवन प्लैनेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर? मतलब बड़े छोटे से बड़ा है ना, बड़े से छोटा, सॉरी, मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? तो देखो, माई वेरी एलिगेंट मदर, ओके, जस्ट सर्व्ड एज नूडल्स। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, आप इसको काटो, काय को? अर्थ को काटो, अर्थ को उठाकर अर्थ के पास लगा दो, जुपिटर को काटो, यहां पर लगा दो जुपिटर के पास। तो क्लियरली पता चलता है, ठीक है। ये ऊपर ऐसा करके ये बन गया सीन। तो सबसे ज्यादा अर्थ, उसके बाद क्या यहां पर आपको मरकरी दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है सर? क्या वीनस दिख रहा है? बिल्कुल। तो अर्थ के बाद वीनस, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो सी होगा या डी होगा। अर्थ के बाद वीनस, ठीक है। वीनस के बाद क्या आपको मार्स दिख रहा है? क्या नहीं है। फिर क्या नेपच्यून दिख रहा है? क्या नहीं है। फिर क्या जुपिटर दिख रहा है? क्या हाँ जी, जुपिटर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सही। तीनों ट्रिक में आपका काम हो गया, ठीक है। सो जेंटलमैन, यदि इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, अपने, इफ यू वांट टू क्लियर योर एनडी एग्जाम, यू नो, विद द हेल्प ऑफ बोर्ड्स एंड सीयूईटी, मतलब बोर्ड्स और सीयूईटी को एस करते हुए आपको अपने एनडी एग्जाम को अच्छी तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। दिस बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 20 नवंबर, भाई ज्वाइन कर लेना, ठीक है। गारंटी बता रहा हूं, ज्वाइन कर लेना, सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गेट क्लियर फ्रॉम यू। बढ़िया मौका है तुम्हारे को, बहुत हेल्प मिलेगी, तुम बोर्ड्स भी कर लोगे, क्योंकि इसकी टाइमिंग ही ऐसी है। सारी चीजें यहां पर आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, टेस्ट सीरीज, सेपरेट ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स ऑफ द एजुकेटर्स, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग्स, जो सारी इंफॉर्मेशन है इसकी सेपरेट वीडियो यहां पर डली हुई शॉर्ट वीडियो आप जाकर देख लेना, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट बैच फॉर इंडिया 1 2025। इसका नाम फास्टेड बैच है, इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। जल्दी यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है ताकि कम समय में ज्यादा कंटेंट यहां पर आपको दे सके, ठीक है। यहां पर एक सिस्टमेटिक मैनर में आराम से चीजें चलती है, क्योंकि यहां पर टाइम होता है, यहां पर टाइम का एज सच फाउंडेशन नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, टॉकिंग अबाउट अर्थ, देखो अर्थ का यदि अपन देखें ना, अर्थ 3 चीज तो मैंने ऑलरेडी आपको याद करवा दी है, आप ट्रिक से याद कर लोगे। कौन कौन सी 3 चीजें हैं वो? कि अर्थ का डिस्टेंस, कैसे? अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ट्रिक से आपको याद हो गया। साइज की बात करेंगे, अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट टू अवर सोलर सिस्टम, ट्रिक से आप निकाल लोगे। डेंसिटी के हिसाब से अर्थ इज द हाईएस्ट, अर्थ इज द प्लैनेट विद द हाईएस्ट डेंसिटी, ये भी याद कर लोगे। आपको पता है ये जो अर्थ है ये वीनस के आइडेंटिकल है,
वीनस के अर्थ आइडेंटिकल है। कैसे याद करोगे? जैसे अर्थ को आप पृथ्वी बोलते हो ना, पृथ्वी, तो पृथ्वी में आखिरी में वी आ रहा है, वी मतलब वीनस, तो वीनस के आइडेंटिकल। ठीक है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि यहां पर पानी अच्छा अमाउंट में पाया जाता है। यदि आप देखोगे अर्थ कैसी है, जियोइड एट द सेंटर, यहां पर बल्ज है, तो यहां पर जो इक्वेटोरियल इसकी सरकमफेरेंस है ना वो ज्यादा है। कितनी है? 40,075। और जो पोलर सरकमफेरेंस है ये कितनी? 40,008। यहां पर कम है और ऊपर ज्यादा है। अर्थ के शेप की बात करोगे, द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, इट इज ऑब्लेट स्फेरॉइड, जियोइड। ठीक है, और यहां पर क्या है? इक्वेटर के अराउंड यहां पर बल्ज है। सो जेंटलमैन यहां पर सेकेंडली अब वेट की बात करोगे तो वेट कैसे निकालोगे? देखो वेट का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू mg। जहां पर ग्रेविटी ज्यादा वहां पर वेट ज्यादा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्रेविटी कहां पर ज्यादा होगी? ग्रेविटी G इज इक्वल टू gm/r²। जहां पर रेडियस ज्यादा होगी वहां पर ग्रेविटी कम होगी, तो मतलब इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है। यदि तो अब आप देखोगे इक्वेटर है, इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा तो ग्रेविटी कम, और ग्रेविटी कम तो वेट कम। तो इक्वेटर पर क्या होता है? वेट कम होता है, और मैक्सिमम कहां पर होता है? पोल पर। अर्थ का एरिया कितना है? 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और अर्थ हैज ओनली वन मून। अर्थ का सिर्फ एक ही मून है, और उसका डायमीटर कितना है? अर्थ के डायमीटर से 1/4, 1/4 मतलब 1/4। यदि अर्थ का x है तो उसका हो जाएगा x/4। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर, इतना क्लियर है। अब दो क्वेश्चन आते हैं कि सर अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड है या 66.5 डिग्री। पहली बात तो याद रखना, अर्थ ना ऐसी नहीं है। अर्थ कैसी है? ऐसी। तो अर्थ यहां से देखोगे तो ये है कितनी? 23.5। दो प्लेन है, एक है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक प्लेन है ये जिसको कहा जाता है क्या? हॉरिजॉन्टल प्लेन, और एक प्लेन है ये जिसको कहा जाता है वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इससे कितना है? 66.5 डिग्री, 66.5। जो वर्टिकल प्लेन है इससे कितना है? 23.5 डिग्री। तो कोई भी पूछे तो दोनों ही है, एक से 23.5 डिग्री और एक से 66.5 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर देखो क्वेश्चन है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा था भाई शेप, अर्थ के शेप और साइज के ऊपर। तो तीन स्टूडेंट ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया है कि अर्थ का जो शेप है इज बेसिकली एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। बिल्कुल सर, ऑब्लेट स्फेरॉइड जियोइड है। अब बोल रहा है कि स्टूडेंट 2 बोल रहा है द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज मोर देन इक्वेटोरियल डायमीटर। भाई एक बात बताओ, पोलर डायमीटर बड़ा है या इक्वेटोरियल डायमीटर? अर्थ कैसी है? ऐसी है, और तुम खुद बताओ ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? इक्वेटोरियल ज्यादा है ना। इक्वेटोरियल डायमीटर इज मच मोर ग्रेटर देन द पोलर। तो स्टूडेंट 2 गलत है। काय में स्टूडेंट 2 आ रहा है? इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन देखो, टू अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एलिप्टिक, ओके, अर्थ एक्सिस रोटेशन मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। मतलब अर्थ की जो एक्सिस कभी भी, मतलब अर्थ के एक्सिस से जब रोटेशन होता है तो वो 23.5 डिग्री से होता है। हाँ जी सर, होता है। यदि ये एंगल 0 डिग्री होता है ना तो आपको आगे पता चलेगा, पता क्या होता है? यदि ये एंगल 0 डिग्री होता ना तो यहां पर कभी भी ना कोई भी सीजन नहीं होता। देयर वुड हैव बीन नो सीजन, कोई भी सीजन नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देयर वुड हैव बीन नो सीजन। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अर्थ के मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। ऊपर की क्लैरिटी आपको आखिरी क्वेश्चन नहीं आया ना, क्लियर नहीं हुआ ना, अब आपको क्लियर होगा जब अपन रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो दो चीजें होती है जेंटलमैन, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन मतलब अपनी ही एक्सिस पर घूमना, रिवोल्यूशन मतलब कि अपनी ही एक्सिस पर किसी के अराउंड घूमना। ठीक है, तो रोटेशन में बेसिकली आपको पता है अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड, जिसमें अराउंड 24 घंटा लगता है, और अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, जिसमें अराउंड 365 डेज लगते हैं अप्रॉक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, जो रोटेशन है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, रोटेशन मतलब कि मूविंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, मतलब सेंटर से अपनी ही एक्सिस पर घूमना, इसको कहा जाता है रोटेशन। ठीक है, और ये स्पिनिंग, इसको बेसिकली स्पिन कहा जाता है, मतलब स्पिन होना, जैसे बॉल स्पिन होती है वो रोटेट ही तो करती है। ओवरऑल अप्रॉक्स बात करोगे 24 आवर्स, मगर एग्जैक्ट पता होना चाहिए 23 आवर 56 मिनट 41 सेकेंड। ठीक है, रेवोल्यूशन की बात करोगे मूविंग अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, अर्थ सन के अराउंड जो रिवॉल्व करती है ना उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसको कितना टाइम लगता है? 365 दिन 6 घंटे, और 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 4 से कितना होता है? 24। 6 घंटे 24 होंगे, 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। समझ में आ रहा है? इसी के कारण लीप ईयर आता है। तो एग्जैक्ट याद करोगे तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 46 सेकंड। ठीक है, और इसके कॉजेस क्या क्या हैं, अब अपन कॉजेस इसके और इसके कंपेयर करेंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। देखो,
रोटेशन पहला क्या चीज करता है, डे और नाइट कॉज करता है, ठीक है। डे और नाइट आर कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक। डे और नाइट इसकी वजह से होता है। अब यदि आप बोलोगे ना मगर वेरिएशन ऑफ लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट, मतलब दिन का बड़ा होना या छोटा होना या रात का बड़ा होना या छोटा होना, ये किसकी वजह से होता है, रेवोल्यूशन की वजह से। विंड्स और ओशन करंट्स का डायरेक्शन चेंज होना ये रोटेशन की वजह से होता है। हवा और ओशन करंट कैसे होता है अपन आगे पढ़ेंगे, मगर विंड का बेल्ट ही शिफ्ट हो जाना, विंड बेल्ट ही शिफ्ट हो जाना, ये होता है भाई रिवोल्यूशन की वजह से। सुनना मेरी बात, यहां पर टाइड्स का राइज होना और फॉल होना रोटेशन की वजह से होता है, कोरियोलिस फोर्स। मगर यहां पर कोरियोलिस नहीं भाई, है ना, अभी सेंट्रिफ्यूगल और एक और पढ़ेंगे बाद में, ग्रेविटेशनल। यहां पर सीजन का चेंज होना ये काहे की, रिवोल्यूशन की वजह से। तीनों पॉइंट याद कर लेना, रिलेट करके मैंने बता दिए। जिस डायरेक्शन में रोटेशन होता है सेम डायरेक्शन में रिवोल्यूशन होता है, वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहां पर भी वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है यार, क्योंकि देखो मेरी आदत नहीं है कि यहां वहां घुमाकर पढ़ाना। आई जस्ट कम टू द पॉइंट, आई जस्ट बी वेरी ब्लंट, आई जस्ट बी वेरी कैंडिड विद माई मेथड्स, और इसी से रिजल्ट निकलता है, ठीक है। ऐसा घुमाकर पढ़ोगे तो क्या ही मतलब है यार। और यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर बताओ, ठीक है। जो भी तुम्हारे को डाउट वगैरह हो आप बता दिया करो, बाकी मेरे को तो नहीं लगता कोई डाउट वगैरह हो, ठीक है। यहां पर कुछ क्वेश्चन है, कोरियोलिस इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ, देखो ये चीज ऐसी है आगे जाकर क्लियर होगी, मगर फिर भी देख लो आप। देखो कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जनरेट होता है। अर्थ के रोटेशन की वजह से जनरेट होने वाला एक ऐसा फोर्स जिसको कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है, जो कि चीजों को डिफ्लेक्ट करता है। कौन सी चीजों को डिफ्लेक्ट करेगा, पर्टिकुलरली विंड को डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। विंड के डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से साइक्लोन्स आते हैं, एंटी साइक्लोन आते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो ये होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से, ठीक है। मूवमेंट ऑफ टाइड्स आर मोस्टली डिटरमाइंड बाय, अब मूवमेंट ऑफ टाइड्स अर्थ के रोटेशन की वजह से होती है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2019 में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ के रोटेशन का इन्वायरमेंटल इफेक्ट कौन सा है इसमें से, रोटेशन पूछ रहा है। सो डेली और ड्यूरनल रिदम इन डे एंड लाइट, एयर टेम्परेचर, क्या डेली डे और लाइट का जो ऊपर नीचे चेंज होता है वो होता है क्या, डे और लाइट, ठीक है। फ्लो पाथ ऑफ बोथ एयर एंड वाटर आर टर्न्ड कंसिस्टेंटली साइडवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि विंड और वाटर का क्या होना, विंड और वाटर का डायरेक्शन चेंज होना, तो हाँ जी ये सेकंड वाला सही है। मूवमेंट ऑफ द टाइड्स बिल्कुल 2 और 3 ये भी सही है। और पहला क्या बोल रहा है, डे और लाइट, दिन और रात का चेंज होना, ये भी सही है। मतलब लैंग्वेज समझो, क्या बढ़िया तरीके से स्टेटमेंट रखी है, सिंपल लैंग्वेज नहीं है, अच्छी लैंग्वेज है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन डाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका। द समर एंड विंटर सीजन इन अ ईयर आर कॉज्ड बाय, समर और विंटर सीजन, सीजन किसकी वजह से होते हैं, सीजन होते हैं रिवोल्यूशन की वजह से। तो रिवोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मजा आ रहा है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना भाई कि तुमको एक्चुअली में समझ आ रहा है कि नहीं, और तुम किस बैकग्राउंड से हो, ठीक है। कोई भी यदि तुम साइंस बैकग्राउंड से समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन बता देना। तुम्हारा कोई दोस्त हो जो एनडीए की तैयारी कर रहा हो, उसको भेज देना, जिसको एक्चुअली में ज्योग्राफी वगैरह पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सर जरा बाकी प्लैनेट्स के ऊपर भी नजर घुमा लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, देखो आप, ठीक है। जब अपन ने ऊपर के याद कर ली तो फिर ये क्या चीज है, मरकरी है ना, सबसे छोटा प्लैनेट है और नियरेस्ट टू द सन। कोई भी एटमॉस्फेयर, देखो 3 चीज लाइन से याद करना, क्या, 2s स्मॉलेस्ट प्लैनेट शॉर्टेस्ट ईयर, 2n नो एटमॉस्फेयर नो सैटेलाइट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट शॉर्टेस्ट ईयर नो एटमॉस्फेयर नो सैटेलाइट, हाई ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि यहां पर पता क्या होता है, यहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा वेरी करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, दिन में ज्यादा नाइट में कम, ठीक है। मतलब डिफरेंसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब बात करेंगे वीनस की। अब एक बात बताओ, जो प्लैनेट अपना है दैट इज अर्थ, अवर मदरलैंड, ब्यूटीफुल, ठीक है, प्यारी भारत माता, इसके इनके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। अब जो इनके जैसा दिखता है जैसे कि वीनस, इसके बारे में भी पढ़ेंगे ना, जो कि अर्थ का ट्विन है, ठीक है। इसका रोटेशन जस्ट ऑपोजिट है, अर्थ करती है वेस्ट टू ईस्ट काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये है ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज। इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ये ना मून के बाद, ब्राइट सन और मून के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाली बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसके पास 70% एल्बिडो। अब सर एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो पता क्या होता है? कि प्रपोर्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस। एक सरफेस है, ये सरफेस कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है,
ठीक है, कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, कहा जाता है इसको एल्बिडो, ठीक है। एंड इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज ऑफ द 97% CO2, 97% CO2 है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गर्म प्लैनेट। वीनस क्लोजेस्ट टू द सन, अरे क्या बोल रहा हूं भाई अर्थ से सबसे करीब है, याद रखना इसको। मैं हर बैच में बोलता हूं कि ये क्वेश्चन तो मेरे से इंटरव्यू में पूछा हुआ था कि वीनस से सबसे क्लोज्ड प्लैनेट कौन सा है, तो यदि इंटरव्यू में पूछ सकता है तो आपसे रिटन एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि वीनस से सबसे करीब है, अर्थ, ठीक है, और अर्थ से सबसे करीब वीनस, ठीक है, मतलब क्लोजेस्ट टू दी अर्थ वीनस है। अब यहां पर जुपिटर की बात करोगे, सबसे बड़ा प्लैनेट, 11 गुना है अर्थ के, इसको लॉर्ड ऑफ द हेवन कहा जाता है। और यूजुअली लोग को क्या लगता है, देखो यहां पर एक कंफ्यूजन पता क्या होता है, मैं मान रहा हूं कि मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, मगर जो रेड स्पॉट साइक्लोन प्रेजेंट है ना, वो कहां पर है, वो है जुपिटर के ऊपर, है ना, फर्क है दोनों में। एक गैनीमेड सबसे बड़ी सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़े प्लैनेट की है, ये क्या है, जुपिटर। मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं किस तरीके से याद करना है, रिलेट करना है। 2 टाइनी मून्स है भाई मार्स के पास, 2 टाइनी मून्स, एकदम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोबोस और डीमोस, ठीक है। और दोनों के ऊपर साइन ऑफ वाटर है, मतलब पानी मिलने की संभावना है, इसमें कोई भी रिंग्स नहीं है। अलग अलग नाम्स आपने पढ़े होंगे, विकिंग्स, पाथफाइंडर, मंगलयान, ये सारे के सारे ना यहां पर पाए जाते हैं, मतलब यहां पर पाए जाते हैं इन द सेंस की मिशंस यहां पर भेजे गए मार्स पे। अब सैटर्न की बात करें, सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है कौन सा, सैटर्न, दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट इज द सैटर्न, इट इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट, आपको बता दिया है। एक टाइटन ऐसी सैटेलाइट जिसमें अर्थ की तरह एटमॉस्फेयर है और इसमें 3 रिंग्स हैं, पता होना चाहिए। अब आखिरी में आते हैं यूरेनस और नेपच्यून, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो, इनको जोवियन ट्विंस कहा जाता है। मतलब किसको, यूरेनस और नेपच्यून को। ये ऐसा लगता है कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, मतलब है इनका अलग, ठीक है, सीन अलग है। सीन पर्टिकुलर ऐसा है कि ये ना अपनी एक्सिस पर 98% इंक्लाइंड है ना, ऐसा इंक्लाइंड है, कौन, यूरेनस, बस ये याद रखना, इतना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था, आपको बता दिया। द टर्म एल्बिडो इंप्लाइज द प्रपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस, हाँ जी, ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड। सर शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन क्या होती है, ये सन है भैया, ठीक है, अब ये है अर्थ, ठीक है, यहां से जो रेज सन भेजता है इसको कहा जाता है इंसुलेशन। इंसुलेशन का फुल फॉर्म होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आने वाली इनकमिंग सोलर रेडिएशन। यही जिनको आप सन रे आ रही है ना, इनको आप बोलते हो ना, इनको कहा जाता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, दे आर ऑफ शॉर्ट वेव, तो इनको शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन भी कहा जाता है, यही होती है, ठीक है। अब देखो, अब आपने सुना होगा दिन बड़ी रात छोटा, ठीक है, सुना है, रात बड़ी दिन छोटा, बस वो वाला कंसेप्ट क्लियर करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। कभी भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा आज के बाद, ठीक है, और ये कंसेप्ट आपको मजबूर कर देगा कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए कि भैया एकदम क्लियर है, मजा आ गया पढ़ के, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक टर्म होती है सॉल्स्टिस, सर कैसा नाम है ये, अजीब है, मैं मान रहा हूं, मगर कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक है सॉल्स्टिस, ठीक है, सॉल्स्टिस का मतलब पता क्या है, या तो दिन बड़ा होगा या रात छोटी होगी, ठीक है, या तो दिन बड़ा होगा या रात छोटी होगी, या फिर रात बड़ा होगा, दिन बड़ा रात छोटी, या तो फिर दिन छोटा रात बड़ी, ऐसा दोनों में से एक ही कंडीशन होगी। दिन बड़ा और रात छोटी कब होती, गर्मी के टाइम पर, तो इसको बोलेंगे समर सॉल्स्टिस, ठीक है, समर सॉल्स्टिस। और दिन छोटा कब होता है, अभी के टाइम पर, मतलब इसको बोलेंगे विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है, बिल्कुल सर, इतना क्लियर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके समर वेकेशन लगते हैं कब तक, 20 जून तक, मगर यूजुअली हमारे एमपी में तो 20 जून तक लगते हैं। फिर 20 जून के बाद पता क्या होता है, 21 जून को वापस से नोटिस आ जाता है कि भाई कलेक्टर का, डीएम का नोटिस आता है कि गर्मी के बढ़ने की वजह से 10 दिन के और बढ़ा दिए, तो 21 जून को और ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो लेट करो, है ना, यहां से याद कर लो कि जो 21 जून है, 21 जून उसको क्या होता है, समर सॉल्स्टिस। विंटर वेकेशन यदि आप देखोगे ना आइडियली, ठीक है, वो कब से लगते हैं, वो लगते हैं 22 दिसंबर से, ठीक है, खुद निकाल कर देख लेना, यूजुअली 22 दिसंबर से लगता है। तो बस ये एक चीज है, ठीक है। अब एक बात छोटी सी याद कर लो, है ना, ध्यान से सुनना, या कभी भी पूछे लॉन्गेस्ट डे, ठीक है, तो वो कब हो रहा है, 21 जून को। शॉर्टेस्ट नाइट, यार अब शॉर्टेस्ट नाइट है मतलब लॉन्गेस्ट डे है, वो भी 21 जून को होगा। अब यदि पूछे शॉर्टेस्ट डे, छोटा दिन, वो होगा 22 दिसंबर को। अब पूछे लॉन्गेस्ट नाइट, वो भी 22 दिसंबर को, मतलब बात एक ही है ना, यदि दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी, यदि मैं बोलूं रात छोटी है तो दिन बड़ा होगा, मगर ये चीज होती है नदर्न हेमिस्फीयर में। कैसे सर, देखो मैं बताता हूं।
यदि आपसे पूछ ले सदर्न हेमिस्फीयर का, कैसे सदर्न हेमिस्फीयर का, सदर्न का पूछ ले, अब तुमसे पूछ ले कि सदर्न में लॉन्गेस्ट डे कब होता है, सदर्न में लॉन्गेस्ट डे कब होता है, तुम पता क्या याद करो कि नदन में जो नदर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे कब होता है, बस इसका उल्टा सोच लो, शॉर्टेस्ट डे है ना, तुम बस नदन का याद करो, नदन में शॉर्टेस्ट डे कब होता है, 22 दिसंबर, ठीक है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 22 दिसंबर, बात खत्म। सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना, अब देखो अब क्लियर होगा। देखो यदि पर्टिकुलरली समर सॉल्स्टिस की बात करो, मतलब दिन बड़ी रात छोटा। अब दिन बड़ी रात छोटा इसलिए है क्योंकि यहां पर ना देखो, यहां पर क्या गर्मी पड़ रही है, और गर्मी इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम लोग कहां पर है, ये अर्थ है, ठीक है, इंडिया कहां पर है, ये इक्वेटर है, इंडिया कहां पर आता है, यहाँ कैंसर पे पास होता है, तो सन की रेज जो आती है ना कैंसर पर एकदम वर्टिकली ओवरहेड होती है, ठीक है, कहां पर, गर्मी के टाइम पर, इसलिए यहां पर गर्मी लगती है। अब ठंड क्यों लगती है, हम तो यहां पर है, ठीक है, हम तो यहां पर है, अब जब सन की रेज कहां पड़ने लगेंगी, नीचे, तो ऊपर पड़ नहीं रही है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर रेज पड़ रही है तो ऊपर नहीं पड़ेंगी, तो बस वही चीज है। तो बस तुम ये याद रखो, समर सोल्स्टिस में सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब नदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होगा, है ना, काय के समर सोल्स्टिस में 21 जून पर। अब याद रखना यही 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होगा, बस क्या याद रखना है, देखो 21 जून नदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे, बस इसका जस्ट ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में यहां शॉर्टेस्ट डे। विंटर सोल्स्टिस की बात करोगे, यहां पर नाइट बड़ी डे से, सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यहां पर शॉर्टेस्ट डे होता है, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे, और ये कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। अब सेम चीज सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होगी, बस डोंट रिमेंबर फॉर सदर्न हेमिस्फीयर, जस्ट रिमेंबर फॉर नदर्न हेमिस्फीयर। इक्विनॉक्स में दिन और रात दोनों बराबर है भाई, यहां पर सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द इक्वेटर, एकदम बीच में होता है, ठीक है, तो यहां पर आप ऐसा बोल सकते हो कि 21 मार्च को क्या होगा, वर्नल इक्विनॉक्स, 21 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स, और 23 सितंबर को यहां पर ऑटमनल इक्विनॉक्स, ठीक है, 21 को वर्नल और 23 को ऑटमनल, दो बार इक्विनॉक्स आता है, दोनों का डेट याद कर लो। तो इन दोनों की डेट याद करवा दी, इन दोनों की याद कर लो, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डे, ठीक है, शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट अकर्स इन नदर्न हेमिस्फीयर, सबसे छोटा कौन सा है, शॉर्टेस्ट डे लेंथ इन नदर्न हेमिस्फीयर, शॉर्टेस्ट डे मतलब ठंड का समय, मतलब विंटर, और विंटर मतलब कि 22 दिसंबर, मतलब ये, ठीक है, सही है। अब सुनना मेरी बात, ये याद करें, देखो मैं आपको याद करवाता हूं भाई, आप क्या कर रहे हो, कभी भी मतलब रिवोल्यूशन कर, कभी भी आप राउंड मारने जाते हो, रनिंग करने जाते हो, रनिंग करना मतलब रिवोल्यूशन करना, ठीक है, रनिंग करना मतलब रिवोल्यूशन करना, रनिंग करना मतलब रिवोल्यूशन करना। आप रिवोल्यूशन करने मतलब रनिंग करने से पहले आप क्या करते हो, वार्म अप, वार्म अप क्यों करते हो, ताकि आपकी जो बॉडी है वो गर्म हो जाए, है ना, है ना, गर्म हो जाए। अब यदि बॉडी तुम्हारी ठंडी रही, कोल्ड रही, तो क्या वो रिवोल्यूशन फास्ट करवाएगी, क्या नहीं, वो क्या करवाएगी, स्लोएस्ट रिवोल्यूशन करेगी, एकदम धीरे रनिंग करेगी, तुम ये राउंड का चक्कर कम मार पाओगे। इन द सेम मैनर में कहना पता क्या चाह रहा हूं, कि जो प्लैनेट ठंडा है, कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपच्यून, उसका सीन पता क्या होगा, वो होगा स्लोएस्ट रिवोल्यूशन, ठीक है, और जो प्लैनेट गर्म है, ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट जो कि है वीनस, उसका क्या होगा, स्लोएस्ट रोटेशन, इसका है स्लोएस्ट रोटेशन। अब एक और छोटी सी चीज, जो प्लैनेट लार्जेस्ट प्लैनेट है, लार्जेस्ट, ठीक है, वो ना अच्छी तेज भाग पाएगा, नहीं गलत, वो ना क्या कर पाएगा, अच्छी तेज रोटेट कर पाएगा, वो कर पाएगा रोटेट फास्ट, ठीक है, और जो एकदम छोटा है ना, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, कौन सा, मरकरी, ये क्या कर पाएगा, ये कर पाएगा रिवॉल्व फर्स्ट, है ना, रिवोल्यूशन कर पाएगा, अच्छी तेज चक्कर मार पाएगा, दौड़ जल्दी पाएगा, बस ये क्लियर। तो बस और क्या, इतनी चीजें क्लियर है। अदर कैलेस्टियल बॉडीज के ऊपर और फोकस करो। देखो बेसिकली 3 प्रकार के यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड, मीटियोर। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो कॉमेट है ना, ये सन की फैमिली का पार्ट है। कैसे मिलकर बनते हैं, डस्ट, आइस, CO2, अमोनिया, मीथेन, इन सभी से मिलकर ये कॉमेट्स बनते हैं। ये सन है, ठीक है, ये सन है, इस सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये क्या करते हैं, यहां पर ट्रेवल करता है, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होती है हेड और एक होती है टेल। ये पता टेल कब आती है, टेल तब ओरिजिनेट होती है जब ये सन के करीब आ जाता है, ऐसा ही नहीं आएगी, सन के जैसे ये करीब आएगा ना, सन के जैसे ये करीब आ गया तब ये जो है इसकी टेल इमर्ज हो जाएगी, ठीक है। और जो हेड है इसका ब्राइटेस्ट पार्ट है, जिसको कोमा कहा जाता है। अब सुनो, ऐसा कहा जाता है कि जो कॉमेट है दे माइट बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऊर्थ क्लाउड, ये ऊर्थ क्लाउड से निकले हैं। 2 प्रकार के कॉमेट है,
एक है लीबियास कॉमेट, एक है हेलीज कॉमेट। हेलीज कॉमेट आर विजिबल आफ्टर 76 ईयर। 76 साल में एक बार विजिबल होता है। कौन सा? हेलीज कॉमेट। तो सर काय से मिलकर बनते हैं? सन का फैमिली का पार्ट है, आपको बता दिया। इसके दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। टेल ब्राइटेस्ट पार्ट, हेड ब्राइटेस्ट पार्ट है, और टेल कब आती है? जब ये सन के करीब पहुंच जाता है। एस्टेरॉइड्स की बात करोगे, एस्टेरॉइड्स मैंने बताया था, इनको प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है। जब इंटीरियर प्लैनेट्स बन रहे थे, अंदर वाले इनर प्लैनेट्स, उनकी वजह से जो बचा हुआ डेब्रीज है ना, उससे जो बना एस्टेरॉइड बेल्ट, ये वही है। इसमें रॉक्स और फ्रोजन गैसेस और डेब्रीज से मिलकर यहां पर एस्टेरॉइड्स बनते हैं। इनको प्लैनेटॉइड्स और स्मॉल प्लैनेट भी कहा जाता है। अब कई बार तुमने देखा होगा गिरता हुआ तारा, देखा होगा ना, गिरता हुआ तारा। हाँ जी सर, देखा है गिरता हुआ तारा। अब ये जो गिरता हुआ तारा है ना, जिसको आप विश वगैरह मानते हो, तो ये एक प्रकार का मीटियोर, मतलब ऐसा मीटियोरॉइड है दैट हैज एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया है। इसकी एक फियरी ट्रेल बनाकर, मतलब पूरा निशान बना के ऐसा आता है नीचे, जिसको शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है। बात खत्म, ठीक है, बस इतना ही था, ये वाला सीन खत्म हो गया। अब यहां पर एक चीज याद रखना, अर्थ जब सन से करीब रहेगी, ठीक है, पास, पी से क्या हो जाएगा? पास। तो पी से क्या आ जाएगा? पेरी के लिए। दूर रहेगी, इसको क्या बोलेंगे? अफीलियन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दूर, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर मून यदि पास रहेगा, मून यदि पास है तो इसको क्या बोलेंगे? मून यदि पास है तो इसको बोलेंगे पेरिजी, ठीक है, इट्स कॉल्ड पेरिजी। और दूर रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? अपोजी, ठीक है, इसको अपोजी बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ठीक है, पानी भर के लाता हूं, अभी आगे और पढ़ेंगे, आगे और पढ़ेंगे। लीव करके मत जाना, तुम चाहो तो अभी ब्रेक ले सकते हो, मगर सेशन ब्रेक नहीं होगा। क्लास नहीं देखोगे, रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा, कंसेप्ट नहीं होगा, कंसेप्ट नहीं करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व। सेम एफर्ट से पीडीएफ में रोल नंबर नहीं आता भाई, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। 1 मिनट रुकना जरा, पानी भर के। चलो भाई, लेट्स मेक अ कम बैक अगेन, ठीक है। चलो यहां पर अब नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एकदम खत्म करने वाले हैं ये वाले टॉपिक्स को। तो अभी तक मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा क्या बढ़िया तुम्हारे को लगा होगा, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं, इन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे बढ़िया तरीके से, इन टॉपिक्स को भी खत्म कर देंगे। ये जो टॉपिक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल सर, इन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, बिल्कुल मौसम बिगड़ने वाला है। एक्लिप्स, ठीक है, एक्लिप्स क्या सीन है मैं आपको बताता हूं। देखो प्लैनेट, देखो एक्लिप्स का मतलब बेसिकली ग्रहण लगना होता है, जो साल में 1 आध 2 बार लगता है ना, बहुत सारी न्यूज चैनल्स वगैरह पर आता है, इसी को क्या बोलते हैं? एक्लिप्स। अब सुनना मेरी बात भाई, प्लैनेट्स का रिवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अब सन के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे हैं, एक बार ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, एक बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब 3 प्लैनेट एक ही लाइन में अलाइन कर जाते हैं, ठीक है, 3 प्लैनेट। अब कौन कौन से? अपन यूजुअली 3 की बात क्या करेंगे? सन, मून और अर्थ। 3 प्लैनेट जब एक ही लाइन में अलाइन करेंगे ना, तो एक की शेडो दूसरे के ऊपर पड़ेगी, जिसकी वजह से एक प्लैनेट नहीं दिखेगा। मतलब देखो, इसका मतलब यह है कि सन, ठीक है, अर्थ और मून, ठीक है, सन की जो रेज आ रही हैं वो अर्थ तक आएंगी क्या? अब ये जो रेज है ये मून तक जाएंगी क्या? नहीं जाएंगी, तो मून यहां पर नहीं दिखेगा। अब सन यहां पर फिक्स्ड है, तुम सन को फिक्स करके रखना, सन की पोजीशन चेंज मत करना, बस इन दोनों को स्विच करते जाना। अब मून यहां आ गया और अर्थ यहां आ गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब वापस से सन की रेज आ रही है तो मून पर पड़ रही है। अब क्या यहां पर मून का इधर वाला पार्ट दिख रहा है तुमको? इधर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, तो वही है। अब ध्यान, अब तुमको किसके पर्सपेक्टिव से देखना है पता? तुमको देखना है अर्थ के पर्सपेक्टिव से। यहां पर जो अर्थ थी, ये जो अर्थ है, इस अर्थ से जो रेज है ये मून तक तो पहुंची नहीं, ठीक है, तो तुम्हारे को मून नहीं दिखेगा। इस अर्थ से ये जो रेज है ये मून तक पहुंच गई तो मून दिख जाएगा, मगर इस बार क्या नहीं दिखेगा? सन। जब मून नहीं दिखेगा मतलब लूनार एक्लिप्स, जब सन नहीं दिखेगा मतलब सोलर एक्लिप्स। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी, कोई बात नहीं, अब मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना।
जिस भी प्लैनेट का ग्रहण होता है ना, वो प्लैनेट छिप जाता है, ऑब्सक्योर हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सोलर एक्लिप्स का मतलब क्या होता है जेंटलमैन? सूर्य ग्रहण, मतलब एक्लिप्स ऑफ सन, सन का एक्लिप्स। मतलब हमें मींस अर्थ से सन नहीं दिखेगा, हमको सन नहीं दिखेगा सोलर एक्लिप्स में। क्यों? क्योंकि भाई मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ। ये सन है, ये बीच में मून आ गया, यहां पर है अर्थ, मतलब बीच में मून आ गया, इसकी वजह से दिख ही नहीं रहा है। हाँ जी भैया, मून बीच में आ गया, जिसकी वजह से मून ब्लॉक कर देगा वो सारी लाइट जो कि सन से आ रही है और अर्थ के ऊपर शेडो बना देगा। समझ में आया? अर्थ के ऊपर शेडो बना देगा। तो अब इसकी वजह से क्या होगा? हमको सन नहीं दिखेगा, क्योंकि मून बीच में आ गया। मून बीच में आने की वजह से सन नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सर, अब क्लियर है, मगर लूनर एक्लिप्स क्लियर नहीं है, ये क्लियर करते हैं। इसको कहा जाता है एक्लिप्स ऑफ मून। ठीक है, हमें मींस अर्थ से मून नहीं दिखेगा। क्यों मून नहीं दिखेगा? वाई? क्योंकि अर्थ बीच में आ गई, हम ही बीच में आ गए ना। अब यहां पर सन है, ये अर्थ है और ये मून है, हम ही बीच में आ गए, तो रेज वहां तक जाएंगी नहीं, तो मून नहीं दिखेगा। एज अ रिजल्ट अर्थ ब्लॉक कर देगा लाइट ऑफ दी सन और उसके ऊपर शेडो बना देगा। दैट्स इट। ठीक है, उसके ऊपर शेडो बना देगा, यही है। सो सोलर एक्लिप्स के टाइम पर, ठीक है, ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, यहां पर क्या होता है? जब भी सोलर एक्लिप्स होता है ना, तो यूजुअली पर्टिकुलरली मून कम्स एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन अर्थ एंड सन। मून कम इन बिटवीन। सोलर एक्लिप्स मतलब सन नहीं दिखेगा। ये है सन, बीच में आ गया मून, ये है अर्थ। रेस वहां पहुंची नहीं तो सन दिखा ही नहीं, क्योंकि मून ने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, मून ने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। तो मून कम एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन सन एंड दी अर्थ। ठीक है, अब न्यू मून और फुल मून का कंसेप्ट बढ़िया है भाई। ये जैसे देखो, पता, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूजुअली बचपन में क्या होता था, आपके फादर ने फॉर एग्जांपल ही हैज बॉट यू न्यू बाइसाइकिल, आपको एक नई साइकिल दिला कर दी। ठीक है, तो आपके पास यदि नई साइकिल आई है ना, तो आप किसी को चलाने नहीं दोगे। आप सबको क्या बोलोगे? कुछ दिन के लिए नो नो। इवन उसके ऊपर वो जो बॉल्स लगी होती है ना, आप वो खुद फोड़ लोगे, मगर किसी को फोड़ने नहीं दोगे। तो इन द सेम मैनर जो चीज न्यू है ना, उसका मतलब नो है। मतलब न्यू मून का मतलब पता क्या है? नो मून। भाई नया मून होना ना होना दोनों बराबर है। ठीक है, फुल मून का मतलब कंप्लीट मून है, इसका मतलब होता है होना, मगर न्यू मून मतलब नो मून। सर ये क्या बात हुई? पता ये क्यों हुआ? ये नो मून इसलिए है क्योंकि मून का जो डार्क साइड है ना, वो अर्थ को फेस कर रहा है मेरे भाई। जब वो डार्क साइड अर्थ को फेस करेगा, इसलिए वो नहीं दिखता हमको न्यू मून। अब यहां पर कुछ कंफ्यूजन होते हैं, वो सभी कंफ्यूजन को मैं क्लियर करने वाला हूं, यहां पर ध्यान से सुनना। न्यू मून का मतलब पता क्या होता है? मून नहीं दिख रहा है, मतलब अमावस्या। फुल मून मतलब पूर्ण, मतलब कंप्लीट मून दिख रहा है, मतलब पूर्णिमा। न्यू मून मतलब नो मून। सुनो मेरी बात, ये है सन। ठीक है, ये एक स्पेशल कंडीशन है। क्यों स्पेशल बोल रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। ये सन है, बीच में जेंटलमैन यहां पर क्लियरली आपको क्या दिख रहा है? मून। मगर मून की जो डार्क वाली साइड है, ये वाली जो डार्क वाली साइड है, ठीक है, शेडो साइड, ये जो डार्क साइड है ना, ये किसको फेस कर रही है? अर्थ को। इट्स फेसिंग अर्थ। ठीक है, अब सुना मेरी बात, ये जो अर्थ को फेस कर रही है, कौन सी? डार्क वाली शेडो साइड। इसकी वजह से हमारे को मून नहीं दिखता है। अपन बोलते हैं ना, ओनली मोर देन हाफ, लिटिल बिट हाफ पोर्शन ऑफ द मून इज विजिबल टू अस। वो भी हमको नहीं दिखता है, वो शेडो साइड हमको दिखती है, काला वाला पोर्शन। तो मून, न्यू मून कब होगा? जब मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ। अब यहां पर कंफ्यूजन पता क्या आती है कि सर बीच में क्या है? मून। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर है सन और यहां पर है अर्थ। सर आपके हिसाब से सन से रेज आना चाहिए यहां पर, तो मून क्या ब्लॉक कर देगा? सन को। तो यहां पर सोलर एक्लिप्स होना चाहिए। यहां पर न्यू मून कैसे हो रहा है मेरे भाई? एक बात बताऊं ना, सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगना, साल में एक बार। और न्यू मून का मतलब पता क्या होता है? अमावस्या। हर कभी आती रहती है, मंथ में 2 बार आती है। ठीक है, तो आप खुद दिमाग लगाओ भाई। मान रहा हूं कि सोलर एक्लिप्स साल में एक बार होगा, मगर जब भी होगा न्यू मून के दिन होगा। ठीक है, जब भी होगा न्यू मून के दिन होगा। और मून का तो ऐसा है कि हमेशा रिवॉल्व करना उसका काम ही, अर्थ कह रहा हूं, तो वो कभी भी घूम कर आ जाएगा। मगर हाँ, कभी भी सोलर एक्लिप्स होगा वो इसी दिन होगा। ठीक है, तो वो दोनों कंडीशन एक दूसरे को क्या करती हैं? एक दूसरे को एडजस्ट करती हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना, संडे बहुत बढ़िया होता है, मगर एनडीए एग्जाम वाला दिन भी बहुत बढ़िया होता है, वो भी संडे को आता है। यूजुअली एनडीए का एग्जाम संडे के दिन होता है ना, तो वही कॉमन सेंस लगाओ, जब एनडीए का एग्जाम होगा वो संडे को होगा और संडे के दिन आप बाहर जाओगे, दोनों का मतलब सेम ही है ना, बस वही चीज है। अब यहां पर देखो, जो शेडो डार्क साइड है वो अर्थ को फेस करेगी, बात खत्म। अब याद कैसे रखें इसको? देखो मैं आपको बता रहा हूं कैसे याद रखना है, ट्रिक है। न्यू मून का मतलब है नो मून। नो मून मतलब दिखाई नहीं देगा। दिखाई क्यों नहीं देगा? क्योंकि डार्क साइड अर्थ को फेस कर रही है,
इसका मतलब यह है कि मून बीच में है, बात खत्म। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। फुल मून मतलब कंप्लीट मून। यहां पर तो ब्राइट पार्ट अर्थ को दिखेगा और मून यहां पर कंप्लीटली लाइट अप होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आफ्टर 14 डेज फ्रॉम न्यू मून के 14 दिन बाद, ठीक है, 14 एग्जैक्टली 14.5 भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, यहां पर क्या है, देयर कम फुल मून। भाई अब आता है फुल मून, 14 दिन बाद फुल मून। अब वही जो ऊपर चीज अपनी बात आई थी, यहां पर तुमको डाउट हो रहा था, वही यहां पर आप बोल सकते हो कि सोलर एक्लिप्स अकर्स ऑन न्यू मून डे। जो सोलर एक्लिप्स होता है वो हमेशा न्यू मून डे के दिन होता है। ठीक है, मगर न्यू मून डे ऑलवेज अकर्स ऑन सोलर एक्लिप्स नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि यार न्यू मून डे तो हर 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 महीने आ रहा है। क्या सोलर ग्रहण हर महीने लग रहा है? क्या नहीं भाई, जो चीज साल में एक बार हो रही है उसको तुम बोल सकते हो कि वो न्यू मून डे के दिन हो रही है, मगर जो समझ में आ रहा है ना वही। अब यदि मैं बोलूं 1 तारीख जो हो रही है वो हर महीने आ रही है, मगर न्यू ईयर है वो क्या हर महीने आ रही है कि नहीं? आप ऐसा बोल सकते हो न्यू ईयर हर न्यू ईयर जो है वो महीने की स्टार्टिंग में आती है। ठीक है, आप बोल सकते हो। दिमाग लग रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एकदम इजी चीज है ये। क्वेश्चन करते हैं, यहां पर देखो। आफ्टर फुल मून डे एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून। ठीक है, फुल मून डे मतलब फुल मून डे मतलब आपको मून एकदम दिख गया है। उसके बाद जो मून की 2 साइड है, ये मून है, इसकी 2 साइड है, एक ये वाली है ब्राइट और एक है डार्क, ये है डार्क। ठीक है, अब फुल मून डे के बाद क्या होगा? फुल मून डे के बाद द एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। जो ब्राइट वाला पार्ट है वो पतला होते जाएगा, कम होते जाएगा। भाई क्यों कम नहीं होगा? बिल्कुल कम होगा, क्योंकि फुल मून आया है, उसके 14-15 दिन बाद न्यू मून भी आएगा ना। न्यू मून मतलब नो मून, तो उसको तो ब्राइट पार्ट कम करना होगा। तो ऑन 15th डे द मून इज नॉट विजिबल। इसको क्या बोलते हैं? एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको कहा जाता है न्यू मून। ठीक है, क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट पीरियड बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव न्यू मून। 2 कंसेक्यूटिव न्यू मून के बीच में कितने दिन का गैप होता है? सर इसके बीच में होता है 15.5, मतलब लगभग 15। यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो आप एकदम गलत हो। क्यों? ध्यान से सुनना। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए ये सवाल के बाद ज्योग्राफी के लिए पर्टिकुलरली आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। क्यों? सुनो, पूछ रहा है 2 न्यू मून के बीच में, 2 कंसेक्यूटिव न्यू मून। मूर्खों, एक न्यू मून ये होगा, फिर उसके 15 दिन बाद क्या होगा? फुल मून होगा, फिर उसके 15 दिन बाद फिर न्यू मून होगा। तो वो ये 15 नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच में। तो ये 15 + 15 30, अप्रोक्सीमेट 29.5। मजा आया? हाँ जी सर मजा आया। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मून इज करेक्ट? ठीक है, द साइज ऑफ इलिमिनेट पार्ट ऑफ मून, मतलब द साइज ऑफ इलिमिनेटेड पार्ट ऑफ मून विजिबल फ्रॉम अर्थ, मतलब इंक्रीजेस ईच आफ्टर द न्यू मून। मतलब इलिमिनेट का मतलब पता क्या होता है? ब्राइट। इलिमिनेट का मतलब होता है ब्राइट। तो न्यू मून मतलब नो मून। नो मून के बाद जो ब्राइट पार्ट है वो क्या इंक्रीज होते जाता है क्या? बिल्कुल सर, इंक्रीज होगा तभी तो फुल मून आएगा। आफ्टर द फुल मून द सनलिट पार्ट का मतलब भी ब्राइट होता है। मैं जानबूझकर ये क्वेश्चन दिया था कि दोनों वर्ड यदि आपके एग्जाम में आए हाई चांसेस है पूछने के, तो आप आंसर कर पाओ। जो ब्राइट पार्ट है फुल मून के बाद, वो ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम अर्थ डिक्रीजेस इन साइज एवरी डे। मतलब हर दिन जो ब्राइट पार्ट है फुल मून के बाद वो कम हो जाता है, बिल्कुल कम होता है, तभी तो न्यू मून आएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। मजा आया ना भाई? मजा आया ना? बिल्कुल सर मजा आया भाई। अब बोलने की क्या ही जरूरत है, ठीक है। फिर भी बोल देता हूं, यदि एनडीए एग्जाम भाई एक्चुअली मैं देखो ऑनेस्टली बता रहा हूं, एक्चुअली में बोर्ड्स और सीयूटी को देखो, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर प्लान बी। आपको प्लान बी के साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। यहां पर जो क्लासेस हैं 1.5 घंटे की मैथ्स की क्लास होती है, 1.5 घंटे की जीएटी की क्लास होती है, ठीक है। और जो आपका सिलेबस है वो एकदम टाइमली यहां पर खत्म होगा। आप इजीली बोर्ड्स भी मैनेज कर सकते हो, आप सीयूटी भी मैनेज कर सकते हो, है ना। सीयूटी कैसा है? क्योंकि देखो कॉमन सेंस लगाओ, अप्रैल में 13 अप्रैल को आपने पेपर दिया एनडीए का, है ना। बोर्ड का रिजल्ट एज सच मैटर नहीं करता, तो थोड़ी देर के लिए बोर्ड को आपने नीचे रख दिया, आपने प्रेफरेंस दी सीयूटी को। तो भाई 13 अप्रैल को तू एनडीए का एग्जाम दे, उसके बाद तेरे को 2 महीने का समय मिलेगा सीयूटी देने का, तो 2 महीने तैयारी कर ले, 2 महीने सीयूटी की तैयारी कर ले। और बोर्ड्स, अब क्लासेस हमारी 3 घंटे की हैं, तो उसमें बोर्ड्स भी तेरा मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, ये तो बता दिया था मैंने, ठीक है। लेटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखो भाई, लैटिट्यूड्स जो लेटी हुई लाइंस होती हैं इनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है, जो ऐसी लाइंस होती हैं इनको हम लोग लॉन्जिट्यूड्स। तुमको ऑरेंज याद आ जाएगा इससे, ऑरेंजेस की जो स्लाइसेस होती हैं, स्लाइस होती है ना, स्लाइसेस होती हैं, वो याद आ जाती हैं। तो यार लैटिट्यूड्स जैसे ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री के ऊपर ये फॉर एग्जांपल 20 डिग्री नॉर्थ है और ये 20 डिग्री साउथ है, तो सर आपका मतलब ये है कि ये नॉर्थ और साउथ पोजीशन को बता रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है। जी वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। इन द सेम मैनर यहां पर मेरे को कहना है कि ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब इसके ये इधर ये क्या है, ये 20 डिग्री ईस्ट है और इधर मेरे को बोलना है ये 20 डिग्री वेस्ट है। तो ये क्या बता रहा है, ये वेस्ट टू ईस्ट पोजीशन बता रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये तुम्हारे को पैरेलल दिख रही हैं मगर ये इक्वल नहीं है। ये पैरेलल है मगर इक्वल नहीं है। बट लॉन्जिट्यूड की बात करोगे, दे आर नॉट पैरेलल बट इक्वल। ये पैरेलल नहीं है, ये देखो यहां पर आखिरी में आकर मिल रही मगर इक्वल नहीं है, ठीक है। अब लैटिट्यूड कैसे, देखो ऐसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 ऊपर 90 तक जाएंगी, बिल्कुल सर। तो 90 ऊपर जाएंगी, 90 नीचे जाएंगी, तो क्या 180। भाई 0 को भी इंक्लूड कर, इक्वेटर को कौन इंक्लूड करेगा, ये 0 डिग्री। तो 90 90 90 180 और 181, टोटल 181 हो गए, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स हैं वो कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, इक्वेटर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल पता होना चाहिए। यहां पर 23 डिग्री पर जो है, 23.5 डिग्री पर या तो तुम्हारा कैंसर होगा या तो तुम्हारा कैप्रिकॉर्न होगा, या तो कैंसर होगा या तो कैप्रिकॉर्न होगा, ठीक है। कैंसर कहां पर होगा, नॉर्थ में। कैप्रिकॉर्न कहां पर होगा, साउथ में। आर्कटिक कहां पर होता है, 66.5। यहां पर क्या, या तो आर्कटिक होगा या तो क्या होगा, एंटार्कटिक होगा, ठीक है, बढ़िया। अब यहां पर देखो, अब टोटल लॉन्जिट्यूड कितनी है, 360 लॉन्जिट्यूड्स है, ठीक है, 360 लॉन्जिट्यूड्स है। इसमें प्रोमिनेंट लैटिट्यूड की जैसे बात करी ना, वैसे लॉन्जिट्यूड की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 लॉन्जिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है 0 डिग्री और एक जस्ट उसके पीछे वाली 180 डिग्री। 0 डिग्री ना टाइम डिफाइन करती है ना, ये जो 0 डिग्री है ये बताती है टाइम, ठीक है, जिसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ये टाइम वेरिएशन जो होता है ना, इसकी वजह से आता है। और 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड, जिसको 180 डिग्री मेरिडियन इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, इसकी वजह से डेट चेंज होती है। दोनों एंटीपोडल पॉइंट है, मतलब एक के पीछे। क्लियर है। अब सर कैसे करता है वो कब पता चलेगा, बस अब भी पता चलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर कुछ क्वेश्चन है, करें, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो चलो यहां पर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, इसमें से लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सी है, 90 डिग्री लैटिट्यूड ना भाई, ये अर्थ है, ठीक है, ये है ना, ये ऊपर 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 तो छोटे होते जा रही है ना, ऊपर छोटे होते जा रही है। सबसे बड़ी कौन सी, ये, तो ये क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर देखो, वाइल वॉचिंग न्यूज यू हियर अबाउट अ प्लेस ऑफ विच यू नेवर हर्ड अर्लियर। जब न्यूज देख रहे थे, एक जगह के बारे में पता चली जिसके बारे में पहले आपको नहीं पता था। आपने चाहा कि आप उसको मैप में लोकेट करते हो, तो मैप में लोकेट करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, और लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, ऑल्टीट्यूड। यार ऑल्टीट्यूड का मतलब तो हाइट होता है। आपको फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि वो जो जगह है वो यहां पर है ना, आपने वो देखा वो जो जगह है वो यहां पर है, तो भाई इसका ये देख लो, ये देख लो, मतलब लैटिट्यूड देख लो और लॉन्जिट्यूड देख लो कि 0 डिग्री से कहां पर है, तो दोनों में पता चल जाएगा। ऑल्टीट्यूड की जरूरत ही नहीं है, मैप जूम करते तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही तो पता चलता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूड बिकम 0 ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लॉन्जिट्यूड और साउथ, लॉन्जिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, कहां पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, ये 0 डिग्री हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ऊपर देखो 0 डिग्री है, बिल्कुल सही है। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूड्स इज मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर। लॉन्जिट्यूड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड्स इज मोर देन नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या लॉन्जिट्यूड ज्यादा है, यार ये तुमको समझ में आया, सेकंड वाला समझाऊं, बिल्कुल सर समझा दो। यदि एक लैटिट्यूड तुम्हारी, सुनो ध्यान से, ऊपर क्या है, ऊपर तुमको समझो, यहां पर डिस्टेंस इतना है और यहां पर कम है, ज्यादा डिस्टेंस इक्वेटर के पास है लॉन्गिट्यूड के बीच में, बिल्कुल सर।
नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड्स इज मोर देन नंबर ऑफ लेटीट्यूड, बिल्कुल सही है। लॉन्जिट्यूड्स के जो नंबर है वो कैसे ज्यादा है, नंबर ऑफ लेटीट्यूड से। तो लॉन्जिट्यूड ज्यादा है, लेटीट्यूड कम है। लॉन्जिट्यूड कितना है 360 और ये कितना है 181। तो ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब कुछ कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करें, आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो जेंटलमैन इक्वेटर, पहले तो ये देखो कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास करती है। ठीक है, एक हुआ तुम्हारा साउथ अमेरिका, ठीक है, एक हुआ तुम्हारा अफ्रीका और एक हुआ तुम्हारा क्या, एशिया। ठीक है, यहां से इक्वेटर पास करती है। ठीक है, यहां से इक्वेटर पास करेगी। अब इक्वेटर यहां से पास कर रही है, तुम पहले तो याद कर लो कहां कहां से क्या चीज। देखो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों पास करेंगी, है ना, ये यहां से, एक यहां से और एक यहां से। ठीक है, ऊपर वाली क्या है, ऊपर वाली को तुम लोग क्या बोलोगे, ऊपर वाली कैंसर। ठीक है, ये वाली को क्या बोलोगे, इक्वेटर, और इसको क्या बोलोगे, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये पास करेगी ये, ठीक है, ये पास करेगी यहां और ये पास करेगी यहां। तो इक्वेटर जो है ये पास कर रही है साउथ अमेरिका, अफ्रीका और कहां पर, साउथ एशिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये है शुरू होगी इक्वेडोर से, फिर कोलंबिया, फिर ब्राजील। ठीक है, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। यूट्यूब पर एक वीडियो डली हुई है रेड कलर की थंबनेल से, नहीं रेड कलर की थंबनेल से, जाकर देखना, उसमें ट्रिक भी बताई है। मतलब ट्रिक इन द सेंस की थोड़ा डेप्थ में, थोड़ा डिकोड करके बताया। ठीक है, वो जाकर देखना, वहां से और क्लैरिटी मिलेगी। बाकी तुम चाहो तो यहां से भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसे बताया है उसमें कि इक्वेडोर पहली कंट्री, मतलब उसमें मैंने बस तुमको पहले ये याद करवाया कि कौन कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो उसमें पहले मैंने ये कंट्रीज याद करवाई है। फिर यहां पर देखो, फिर आएगा आपका साउथ टोमेन प्रिंसिपी, गैबन, और वो ट्रिक यहां पर भी मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर बाद। रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, सोमालिया। फिर आता है मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती। यार देखो अपन देखते हैं, अच्छे से देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से पास हो रही है, मैक्सिको और बहामास। इसकी ट्रिक एक ये है कि नॉर्थ अमेरिका जो है, ठीक है, आपने देखा होगा बहामास एक स्लीपर की कंपनी है, तो जो कि हम फुट में पहनते हैं, है ना, पैरों में। तो नॉर्थ अमेरिका का फुट मतलब बहामास और मैक्सिको। यहां से पास करेगी क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास करेगी। अब यहां से पास करने के बाद ये सारी जितनी भी हैं आपका वेस्टर्न सहारा, मॉरिशनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट, ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, यहां से। ठीक है, अब इधर वाला इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, यहां पर ये। अब यहां पर देखो आगे बढ़ते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे तो चिली, पैराग्वे। देखो यहां पर ऐसे याद करोगे, चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर है भाई। अब चिली और अर्जेंटीना की जो बॉर्डर है ये दोनों साथ में आ रही है, तो यहां से दोनों के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलेगी। फिर पैराग्वे और ब्राजील सबसे बड़ी, एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका की, तो यहां से भी आपकी क्या निकलेगी, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर नामीबिया, बोट्सवाना। अब साउथ अमेरिका है तो साउथ अफ्रीका से तो निकलेगी, फिर मोजाम्बिक और मेडागास्कर, और आखिरी में ऑस्ट्रेलिया। याद कैसे करें, यहां पर देखो। ठीक है, ऐसे याद करना। पहले तो इक्वेटर की जब आप बात करोगे, इक्वेटर कहां से पास होती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से। साउथ अमेरिका, एशिया और अफ्रीका से पास होती है। साउथ अमेरिका में कहां, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर। अफ्रीका में कहां पर, साउथ वुमेन प्रिंसिपी, गेबन, दो का याद करो। फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन दो का पेयर याद करो। अब याद करो यूकेएस मतलब युगांडा, केनिया, सोमालिया। ठीक है, फिर एशिया में MIK मतलब मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती। ठीक है, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से, नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको और बहामास। ठीक है, और अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा, मॉरिशनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। अब ये तीन काटे क्यों, क्योंकि ये तीन एशिया में आते हैं। तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, है ना, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, यहां पर। ठीक है, मतलब ये जितने भी हैं यहां से क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भैया पाकिस्तान से पास क्यों नहीं करते, पाकिस्तान से कभी कुछ पास नहीं हो सकता है टेररिज्म को छोड़कर। ठीक है, वो बस ऐसा है कि वहां पर सिर्फ नक्सलवाद, टेररिज्म, नेगेटिव अफर्मेशंस, दीज थिंग्स ओनली पास। ठीक है, बस यही चीज। चलो यहां पर देखो, कैप्रिकॉर्न साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। साउथ अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना बॉर्डर याद करवा दिया है। ब्राजील सबसे बड़ा एरिया वाइज लैंड एरिया है वहां का। ठीक है, और फिर है पैराग्वे, ये तो याद कर लोगे। अफ्रीका में नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर।
ठीक है। नामीबिया, बोट्सवाना नीचे है, अफ्रीका और मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, हु विल क्लियर द एग्जाम। देखो, एट द वेरी बिगिनिंग सारी चीजें आपको कठिन लगती हैं। एट द वेरी स्टार्ट व्हेन यू लुक एट द थिंग्स, व्हेन यू लुक एट एनीथिंग, things might seem impossible. They might seem impossible, yaar. This is the nature of the activities. If the thing would have been so easy, everybody would have cleared the written exam. They might be sitting in the NDA. ठीक है, इतना आसान नहीं है। चीजें स्टार्टिंग में कठिन लगती हैं और यहीं पर आपको टेस्ट करेंगे हाउ मच डिटरमाइंड यू आर फॉर योर गोल। ठीक है, ये यहां से पता चलता है। स्टार्टिंग में चीजें कठिन लग रही है, लगने दो, 1-2-3 बार ट्राई तो करो, ट्राई करो ना मेरे भाई। 1-2 बार पन्ने में लिखकर देखो, फील करो कंसेप्ट को, डेफिनेटली चीजें इजी होंगी तुम्हारे लिए। ठीक है, डरना नहीं है तुम्हारे को, बहुत आराम से पढ़ना है, सारी चीजें क्लियर होंगी। अब यहां पर देखो यूनिवर्सल टाइम के बारे में बात करता है। ठीक है, अब आएगी आपकी क्या, प्राइम मेरिडियन। अब भाई तुम्हारे को पता है, तुमने देखा होगा कि अलग अलग जगह अलग अलग टाइम है। रशिया फॉर एग्जाम्पल, रशिया इतना बड़ा है, यहां पर अलग टाइम होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा, हर जगह अलग अलग है। मगर कोशिश करी तब जाके 11 जगह अलग अलग है। मगर फिर भी ना, यदि कुछ एक चीज ऐसी नहीं होती जिससे टाइम अलग हो, तुम सब छोड़ो, पूरे इंडिया में एक टाइम है। मतलब यदि आपका कोई पर्टिकुलर फ्रेंड गुजरात में है और एक पर्टिकुलर फ्रेंड आसम में, दोनों जगह सेम टाइम होगा, सेम टाइम है। मगर एक चीज यदि नहीं होती ना, जिसका नाम है प्राइम, जिसका टाइम नाम है प्राइम मेरिडियन, यदि वो नहीं होती तो टाइम अलग अलग होता। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, टू अवॉइड कंफ्यूजन अबाउट हैविंग मेनी लोकल पॉइंट्स विद इन वन कंट्री। एक कंट्री में अलग अलग लोकल पॉइंट्स, अलग अलग लोकल पॉइंट्स, मतलब लोकल पॉइंट जो टाइम्स हैं, उसका कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए ओवरऑल हम लोग एक कंट्री में एक क्या करते हैं, लैटिट्यूड चूज करते हैं। मतलब इंडिया में जैसे पर्टिकुलरली ये इंडिया है, ठीक है, यहां पर हमने एक मतलब लॉन्जिट्यूड चूज कर ली है। ठीक है, ये लॉन्जिट्यूड चूज कर ली है 82.5 डिग्री, काई के रिस्पेक्ट में चूज करी है, प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में चूज करी है ना, जो कि पूरे कंट्री का टाइम डिसाइड करती है। ठीक है, हमने एक मेरिडियन चूज कर रखी है, दैट इज 82.5 डिग्री, जिसके इसके रिस्पेक्ट में 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, जो कि पूरे कंट्री का टाइम डिसाइड करती है। क्या बाकी कंट्री भी इसी के रिस्पेक्ट में करती है? हाँ जी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ये लंदन में है, ग्रीनविच में। ठीक है, और इंडिया से जो पास करती है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। ऐसा कहा जाता है ना, 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं, 5.5 घंटे। तो जो यूनिवर्सल टाइम है, यूनिवर्सल जीएमटी भी कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम, यूटीसी यूनिवर्सल टाइम, तीनों का मतलब सेम है। चाहे तुम जीएमटी बोल दो, चाहे यूटीसी बोल दो, है ना, तीनों का मतलब सेम है। अब जीएमटी पास कहां से करती है? फ्रांस से करती है, स्पेन से करती है, यूके से करती है, अल्जीरिया से करती है, बुर्किना फासो से करती है, घाना से करती है, माली से करती है, टोगो से करती है। इसकी ट्रिक ये लिखी है कोने में। ठीक है, ये ठीक है, क्या ट्रिक है इसकी मैं आपको बताता हूं। देखो, बीएसएफ गेम इन टोगो किंगडम, बी से बुर्किना फासो, एस से स्पेन, एफ से फ्रांस, जी से घाना, ए से अल्जीरिया, एम से माली, टी से टोगो, यूके से यूनाइटेड किंगडम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, एक तो आपने जीएमटी देख लिया कहां से पास करती, अब आप ये भी देखो कि 82.5 डिग्री कहां से पास करती है। ठीक है, ये पास करती यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तेलंगाना से पास नहीं करती, यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आप जो टाइम डिवाइड कर रहे हो, ये आपको पूरी लॉन्जिट्यूड का टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। ये पूरे अर्थ की जितनी भी लॉन्जिट्यूड है, ये इन सभी का आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और काय के रिस्पेक्ट में? एक 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल। टोटल लॉन्जिट्यूड 360 है और टोटल 24 घंटे है। ठीक है, तो जब डिवाइड करोगे तो ये आया 15, मतलब 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क आता है। मतलब ये यदि 0 डिग्री है और यहां पर यदि 15 डिग्री है, तो 0 से 15 डिग्री जाओगे तो 1 घंटे का फर्क आ जाएगा। ठीक है, 1 घंटे का फर्क आ जाएगा। तो 15 डिग्री फॉर 1 आवर। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब 1 घंटा है तो 60 मिनट है और एक 60 मिनट है। अब 60 मिनट कितना, 60 मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री का फर्क। तो 1 घंटा में 15 डिग्री मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री का, मतलब कि 1 डिग्री में 4 मिनट का। सर अब याद क्या करना है ये बता दो। 2 चीज याद रखो। एक याद रखो ये कि 15 डिग्री, एक घंटे में 15 डिग्री का फर्क आता है और 4 मिनट में 1 डिग्री का फर्क आता है। ठीक है, बस ये याद रखना है। 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क और 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क, बस। ठीक है,
अब टाइम जोन पता है इंडिया में तो एक है, बाकी कंट्री में बहुत दिक्कत जाती है। फ्रांस में 13, रशिया में 11, यूएसए कनाडा में 5, बहुत ज्यादा दिक्कत, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती होगी। ठीक है, ये ऐसे टाइम कोऑर्डिनेट बने हुए हैं 0 डिग्री। अब तुम खुद देखो, ये इंडिया है, इंडिया कहां पर है, यहां पर आ रहा है, तुम देखो ये यहां पर आ रहा है कहीं ना कहीं। इंडिया की लाइन निकल रही है यहां से, ये 5.5 एकदम इसका हाफ ले लो, एकदम हाफ ये जा रहा है, ये गया ये गया ये गया ये गया ये देखा, तो ये यहां पर आ रहा है, तो ये 5.5 घंटे हम लोग आ गए हुए बस। ठीक है, तो अब देखो ये पूरा वही जो ऊपर मैंने बताया, ये मिर्जापुर के रिस्पेक्ट में लिया गया है 82.5 डिग्री। ठीक है, मिर्जापुर पर्टिकुलर पॉइंट लिया गया है। तो एक क्वेश्चन करें, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सर। इफ अ न्यूज इज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम लंदन एट 1:45 PM, दोपहर के 1:45 हो रहे हैं लंदन में, मतलब 0 डिग्री पर कितना हो रहा है, 1:45 हो रहा है PM का, मंडे में। ठीक है, मंडे। तो व्हाट टाइम एंड ऑन व्हाट डे इट विल बी एट ढाका, और ढाका कहां पर है, 90 डिग्री ईस्ट। तो भाई एक बात बताओ, 0 डिग्री पर इतना बज रहा है, तो हमको 90 डिग्री ईस्ट का निकालना है। 0 डिग्री से इधर, भाई इधर टाइम बढ़ता है और इधर टाइम माइनस होता है, क्योंकि इंडिया 5.5 घंटे आगे है ना, इसलिए प्लस होता है। अब मेरी बात याद रखना, अब 90 डिग्री, 1 डिग्री में देखो ध्यान से सुनो, 15 डिग्री में कितने का फर्क आता है, 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क आता है। हाँ जी सर, तो 90 को 15 से डिवाइड कर दो, कितना होगा, 15, ये हो जाएगा 15 छक्का 90, सीधे करते हैं, 15 1 15, 15 6 19। तुमको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं दोबारा कर दे रहा हूं भाई। ठीक है, ये है 90 और ये है 15, 3 5 15, 3 3 9, 5 6। ठीक है, 6 घंटे, मतलब 6 घंटे आगे। तो 1:45 में 6 घंटे प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 7:45 हो जाएगा। 6 घंटे आगे कर दो, 7:45, सेम दिन पर रहेगा, शाम रहेगी, दोपहर से 6 घंटे आगे शाम रहेगी, मतलब PM, मतलब ऑप्शन नंबर ई इसका। ये ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर बताना है इसका मेरे को। अब इंटरनेशनल डेडलाइन की कहानी देखें। हाँ जी सर, इंटरनेशनल डेडलाइन का क्या सीन है। इंटरनेशनल डेडलाइन जो कि 180 डिग्री है। ठीक है, 180 डिग्री। सो इंटरनेशनल डेडलाइन पासेस थ्रू पैसिफिक ओशन, इंटरनेशनल डेडलाइन पैसिफिक ओशन से पास करती है। अब ये जो इंटरनेशनल डेडलाइन है, कभी भी यहां पर पास करेंगे ना, या तो एक डे, मतलब या तो तुम्हारे को एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, या तो एक दिन लूज कर लोगे, मतलब या तो एक डेट तुम आगे चले जाओगे या तो एक डे पीछे चले जाओगे। कैसे याद करना मैं आपको बताऊं, देखो ये भाई ये अर्थ है। ठीक है, ये पूरी की पूरी अर्थ है। अब ये अर्थ, ध्यान से सुनना, अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ ऐसी रोटेट कर रही है, बिल्कुल सर, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये वाला जो पार्ट है ये इधर आ गया, है ना, ये वाला पार्ट इधर आ गया। ध्यान से सुनो, मेरे हाथ देखो, ये वाला जो पार्ट है ये उठकर इधर आ गया। तो अब ये जो वाला पार्ट है इधर आ गया, तो यहां पर ये आगे चला गया, मतलब उठकर आगे चला गया। तो यहां पर 2 तारीख हो गई, फॉर एग्जाम्पल यहां पर 1 तारीख हो गई। या फिर आप ऐसे भी बोल दो, यहां कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस दोबारा बता दो, देखो दोबारा बता दे रहा हूं। ये है अर्थ, ठीक है, ये इधर है, यहां से उठकर यहां, मतलब अर्थ तो वैसे कर रही है, ये वाला स्फीयर इधर चला गया, ये वाला स्फीयर इधर आ गया। तो यहां पर तारीख कितनी है, यहां पर फॉर एग्जांपल 20 तारीख है, तो यहां पर कितनी आ गई, 21। समझ में आया, यहां पर 21 आ गई। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉर एग्जांपल यहां पर 1 तारीख है और यहां पर 2 तारीख है, और ये डायरेक्शन कौन सा है, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तारीख तुमको सेट है, तुम यदि ईस्ट से वेस्ट में चले गए, है ना, फॉर एग्जांपल 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, तुम्हारा एग्जाम है 3 तारीख को, तुम ईस्ट से वेस्ट में चले गए, मतलब ईस्ट पे है 1 तारीख और वेस्ट पे है 2 तारीख, ईस्ट से वेस्ट में चले गए, मतलब 1 से डायरेक्टली 2 पर आ गए। तो भाई 1 दिन लूज हो गया ना, तुम तैयारी 1 दिन और कर सकते थे, मगर 1 दिन लूज हो गया, 1 सीधा 2 पर चले गए, तो यू हैव लॉस्ट अ डे। ठीक है, और यदि उधर से उधर चले जाओगे यू विल गेन अ डे। किसी को रटना है ना, ये सीधे रट लो, ये लो, मूविंग ईस्ट ऑफ इंटरनेशनल डेडलाइन यू विल गेन 24 आवर्स, मूविंग वेस्ट ऑफ इंटरनेशनल डेडलाइन यू विल लूज 24 आवर्स। ठीक है, बस ये रोटेशन को माइंड में रखना। आगे बढ़ते हैं। सर ये इंटरनेशनल डेडलाइन जिगजैग क्यों है, और ये सिर्फ पानी से ही पास क्यों कर रही है। ये देखो पानी से पास कर रही है, और कौन से पानी से, सिर्फ पैसिफिक ओशन से पास कर रही है। पता क्यों हो रही है, क्योंकि फॉर एग्जांपल यदि ये यहां पर एक कोई ना कोई कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यदि ये यहां से पास कर जाती,
कोई ये कंट्री है, रेड वाली कंट्री है, और ये यहां से पास कर गई, तो भाई सेम कंट्री में दो अलग अलग डेट हो जाएगी ना। यदि इंडिया से फॉर एग्जांपल पास कर जाए तो इंडिया में दो डेट हो जाएंगी, क्योंकि अपन ने क्या बोला था, इंटरनेशनल डेट लाइन को जैसे ही क्रॉस करोगे डेट पक्की बात है चेंज होगी, इधर जाओगे तो अलग हो जाएगी, इधर जाओगे तो अलग हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन करें, काफी ज्यादा क्लैरिटी होगी तुमको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन। इट इज रफली 180 डिग्री मेरिडियन। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये कितना है, रफली 180 डिग्री मेरिडियन है, एंड विच डिवीट्स स्लाइटली ईस्ट एंड वेस्ट टू अवॉइड लैंड एरिया सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन। एक बात मेरे को बताओ, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है क्या अटलांटिक ओशन से पास होती है क्या? गलत। ठीक है, पैसिफिक ओशन। द डेट टू द ईस्ट ऑफ दिस लाइन इज 24 अर्लियर टू द वेस्ट। ये है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये 1 तारीख है, ये 2 तारीख है, क्योंकि ऐसा मूव हुआ है। तो इसका जो ईस्ट है, द डेट टू द ईस्ट ऑफ दिस लाइन इज 24 आवर अर्लियर। क्या ये पहले है, अर्लियर है क्या? ये बिल्कुल है सर, 1 तारीख पहले है ना, तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। आप क्वेश्चन करें और टॉपिक खत्म करते हैं। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू विच सिटी। कौन सी सिटी से पास करती है सर? लंदन से पास करती है। द प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री। प्राइम मेरिडियन कौन सी अफ्रीकन कंट्री से पास नहीं करती है? अल्जीरिया, माली, घाना से तो करती है, मगर मोरक्को से नहीं करती है। ठीक है, यहां पर देखो, विच ऑफ दीज इज प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड नहीं है, लॉन्जिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। ठीक है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पासिस थ्रू अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो इन अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में यहां से पास करती है, बिल्कुल पास करती है। इन यूरोप इट पासिस थ्रू द यूनाइटेड किंगडम ओनली। भाई ये क्या बात कर रहा है, यूरोप में क्या सिर्फ यूके से पास करती है क्या? फ्रांस से भी तो पास करती है। ठीक है, ये गलत है, ओनली 1 इज करेक्ट। यहां पर देखो, इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू। इंटरनेशनल डेट लाइन कहां से पास करेगी? ओनली लैंड बॉडी। ठीक है, लैंड बॉडी से। क्यों? क्योंकि अरे लैंड बॉडी नहीं भाई, वाटर बॉडी। क्योंकि यदि लैंड बॉडी से पास करी तो सेम लैंड, सेम कंट्री में 2 अलग अलग डेट हो जाएंगे। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू, ये याद कर लेना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू बेरिंग स्टेट। ठीक है, बेरिंग स्टेट से पास करती है इंटरनेशनल डेट लाइन। 2 स्टेटमेंट है, एक ट्रेवलर है क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन ईस्ट टू वेस्ट। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, 1 तारीख 2 तारीख, ईस्ट टू वेस्ट। क्या करेगा? दिन लूज कर देगा। यार उसका एग्जाम है 3 को, वो सीधे 1 से 2 में आ गया, 1 में तुमने जीने ही नहीं दिया, तो लूज कराना, ये सही। जस्ट इसका ऑपोजिट नीचे है। अ ट्रेवलर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट गेन्स अ डे। गेन करता है यहां पर, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू विच ओशन। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये कौन सी ओशन से पास करती है? सो जेंटलमैन, इंटरनेशनल डेट लाइन पास करती है पैसिफिक ओशन से। एफकेट में पूछा हुआ सवाल है, कितने सारे सवाल हो रहे हैं भाई। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू विच स्टेट? बेरिंग स्टेट। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ यू आर फ्लाइंग ईस्ट अक्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन? है ना भाई, ये सवाल कभी जीवन में दोबारा नहीं पूछेगा इंडिया, सही बता रहा हूं। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है ईस्ट की तरफ या ईस्ट से। ठीक है, इफ यू आर फ्लाइंग ईस्ट, यदि तुम बोलो, ये 2 ऑप्शन तो है नहीं, यदि तुम बोलोगे अक्रॉस ईस्ट, तो यहां पर अपन ने क्या देखा था, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? ईस्ट की तरफ जाएंगे तो गेन होगा, है ना। तो ईस्ट की तरफ गेन होगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? गेन। यू विल गेन 24 आवर्स। बाकी बहुत कंफ्यूजन है ये सवाल 100%। देखो क्यों, देखो इसका तुम्हारे को रियलिटी बताऊं, ये 24 और 12 घंटे का सिनेरियो अभी तुमने देखा था, एक ऊपर क्वेश्चन था ND1 2020, उसमें ND1 2024 में स्टेटमेंट वाला सवाल, वहां पर ब्रैकेट में 24 आवर लिख दिया था ना, बस इसी सवाल की वजह से। क्योंकि यहां पर इतना कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि कोई बुक अलग बता रही है, कोई बुक अलग बता रही है। मैं तो मानता हूं कि यू विल गेन 24 आवर, क्योंकि फ्लाइंग ईस्ट अक्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन, तो मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, तो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो गेन करेगा भाई। ये क्या है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, 1 है, ये 2 है, 2 से 1 में चले गए तो 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 वाला। ठीक है, ये वाला देखो आखिरी है जेंटलमैन, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको इतना बढ़िया मोटिवेशन फील कराता हूं ना, आखिरी सवाल है, बढ़िया से कंप्लीट करते हैं। इफ द टाइम इन इंडिया इज 12 नून, ठीक है, इंडिया में 12 नून हो रहा है, मतलब इंडिया में 12 नून है, ओके, व्हाट वुड बी द टाइम साइमल्टेनियसली एट द ग्रीनविच मीन टाइम और इंटरनेशनल डेट लाइन? मतलब ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री पर क्या होगा
और टाइम 180 डिग्री पर क्या होगा, ठीक है, ईस्ट दोनों। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। इंडिया में 12 नून हो रहा है, तो इंडिया में 0 डिग्री से रिस्पेक्ट से बात करें, 0 डिग्री मतलब प्राइम मेरिडियन, तो 5.5 घंटे आ गए, तो 5.5 घंटे पीछे चले जाओ। दोपहर के यदि 12 बज रहे हैं तो 5.5 घंटे पीछे जाओगे तो सुबह के 6:30 बजेंगे, तो मॉर्निंग 6:30, मॉर्निंग 6:30, ये दो ऑप्शन होंगे। ठीक, अब बोल रहा है ग्रीन, अब इंटरनेशनल डेट लाइन पर कितना होगा, तो इस पहले देखो 0 डिग्री पर कितना बज रहा है, सुबह के 6:30। ठीक है, तो अब यहां पर 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में अपने को फाइंड करना है क्या, कि अब इंटरनेशनल डेट लाइन पर कितना समय होगा। एक बात बताओ, 0 डिग्री से 180 डिग्री कितने डिग्री है सर, 180 डिग्री है, और 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क आता है, तो इसको 15 से डिवाइड करके देखना जरा, 15 दूनी 30, तो ये 12 आवर, 12 आवर का फर्क आ रहा है। ठीक है, 12 आवर का, तो 12 आवर आगे, ठीक है, 12 आवर प्लस कर दो, तो 6:30 सुबह के बज रहे हैं यहां पर, 12 घंटे प्लस कर दोगे, 6:30 वहां पर शाम के बजेंगे, मतलब इवनिंग 6:30 ऑप्शन। एमपीपीएससी का क्वेश्चन था, बढ़िया सवाल था, मजा आया, बिल्कुल सर मजा आ गया। ठीक है, सो जेंटलमैन इसी तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, फास्ट ट्रैक बैच को फॉलो करो। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएंगी अलॉन्ग विथ टेस्ट सीरीज एनालिसिस। ठीक है, और जैसा एक कंप्लीट बैच होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर इट विल इंक्लूड ऑफ इट। ठीक है, चलो ड्रॉपर वगैरह के लिए तो ब्रेड एंड बटर ही है। ठीक है, सो एनडी का पेपर डिफिकल्ट होते जा रहा है, तुम कर तो लोगे ना। इस बार नरेंद्र भैया और कपिल भैया को फॉलो करूंगा और वही करूंगा जो बोलेंगे, पक्का क्लियर होगा भाई। ठीक है, पक्का क्लियर होगा। सो जेंटलमैन, इट वाज नाइस इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू, काफी मजा आया तुमको पढ़ाने में, एकदम मजा आया। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।